साल का जो है एक ही वीडियो में हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, पहला करंट अफेयर जो चर्चा में रहा, बिहार में मातृ दुग्ध में यूरेनियम की उपस्थिति। 22 नवंबर 2025 को प्रकाशित अध्ययन के अनुसार बिहार के 6 जिलों, कौन से हैं वो? भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा। ठीक है, इनका नाम एक बार फिर से पढ़ लीजिए, याद करना इंपॉर्टेंट है। भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा की 40 माताओं के स्तन दूध में यूरेनियम 238 जो है पाया गया, जो शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए क्या है, जोखिम की ओर संकेत करता है। अगर इसके मेन फैक्ट की बात करें तो यूरेनियम की सांद्रता 5.25 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक, अधिकतम मान जो है कटिहार में रहा, औसत जो है खगड़िया में सबसे अधिक रहा। वहीं अगर बात करें हम लोग हर्ज कोटिएंट यानी एचक्यू की, तो लगभग 70% शिशुओं का जो एचक्यू है वो ग्रेटर देन 1 रिपोर्ट किया गया है, जो गैर कैंसरजन्य जोखिम की ओर संकेत करता है। वहीं अगर हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उसकी सीमा की बात करें, डब्ल्यूएचओ सीमा की, तो पेयजल में यूरेनियम की अस्थायी सीमा 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है, पर जल में प्रतिबंधित नहीं है। वहीं अगर बात करें संभावित स्रोतों की, तो ये कहाँ से आ रहा है? भूजल प्रदूषण की वजह से ऐसा हो रहा है, कृषि उर्वरक की वजह से ऐसा हो रहा है, जल विद्युतों का दोहन और भूजनित फैल संरचनाओं की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये वाला जो आपका आर्टिकल है ये जो है आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वहाँ पर ये सारी जो फैक्ट है आप कोट भी कर सकते हैं, और हो सके तो जहाँ तक उम्मीद है कि इस बार हो सकता है कि आपके मेंस में भी पूछा जाए टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, अगला जो आर्टिकल है बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025। 6 एवं 11 नवंबर 2025 को बिहार में विधानसभा जो है चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुए, और चुनाव का जो परिणाम है वो 14 नवंबर को जो है चुनाव आयोग द्वारा घोषित किया गया, जिसमें एनडीए ने निर्णायक जीत दर्ज की और नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आप लोग जानते हैं बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है, जिसमें एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है। भाजपा को 89 सीटें, जदयू ने 85 सीटें और महागठबंधन में राजद को केवल 25 सीटें मिली। इसके अलावा अगर हम बात करें नीतीश कुमार की, तो उन्होंने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ठीक है, 20 नवंबर 2025 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रिकॉर्ड मतदान हुआ है, कुल मतदान जो है 57.25% हुआ है। पिछले चुनाव से लगभग 10% अधिक मतदान हुआ था। महिला मतदाता कारक 71% से अधिक महिलाओं ने मतदान किया है, और इस चुनाव को महिला फैक्टर चुनाव भी कहा गया। ठीक है, और एनडीए की जीत में इनकी अहम भूमिका भी रही। अगला आर्टिकल, गोगाबिल झील भारत का 94वां यानी 94th रामसर स्थल। 2 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया। इससे यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 94वीं आर्द्रभूमि बन गई है। तो इंपॉर्टेंट है किस जिले में है, तो बिहार के कटिहार जिले में है गोगाबिल। ठीक है, इसके अलावा गोगाबिल जो आपकी झील है ये गंगा और महानदी सॉरी गंगा और महानंदा नदियों के मध्य जो है स्थित एक गोमुख झील है। ठीक है, इसके बीच में है ये गंगा और महानंदा नदियों के बीच में। बिहार का यह पहला सामुदायिक रिजर्व भी है, और बिहार का ये छठा रामसर स्थल भी है। अगर भारत की बात करें तो 94 रामसर स्थलों के साथ भारत विश्व में तीसरे और एशिया में पहले स्थान पर है। अगला है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है, तो कैमूर में। हाल ही में बिहार कैबिनेट ने भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाने की मंजूरी कहाँ दी है, कर बिघिया पटना में। 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में जल संचय में बेहतर नवाचार मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा, नालंदा। कैमूर और रोहतास दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे। नवंबर 2025 में मखाना उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2022-23 के लिए जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ को पूर्णिया। 8वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए पार्टी ने कुल कितनी सीटें जो है जीती, 202 सीटें। 8वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम एवं दूसरे चरण के मतदान क्रमशः किस तिथि को संपन्न हुआ था, पहला चरण 6 नवंबर 2025 को, दूसरा 11 नवंबर 2025 को। 8वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा, जो 1951 के बाद सबसे अधिक है, 57.13%। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग दिसंबर मंथ के बिहार करंट अफेयर को। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो आपका करंट अफेयर है, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम यानी एडीपी। 21 अक्टूबर 2025 को बिहार सरकार ने घोषणा की कि राज्य के 5 विश्वविद्यालयों के 11 महाविद्यालय 2025-26 शैक्षणिक सत्र से अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम एडीपी शुरू करेंगे। तो कितने, 5 महाविद्यालयों के सॉरी 5 विश्वविद्यालयों के 11 महाविद्यालय। ठीक है, डाटा इंपॉर्टेंट है। पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या होगा, एडीपी एक नवाचार पूर्ण 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम है, जिसमें कक्षा शिक्षण को पूर्णकालिक अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण से जोड़ा गया है। इसका मेन मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, उच्च शिक्षा को अधिक रोजगारोन्मुख जो है बनाना, छात्रों को उद्योग संबंधित कौशल और व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना। इससे जो संबंधित क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य प्रबंधन, वित्तीय सेवाएं, मीडिया, खुदरा रसद और बीमा। अगर बात करें संभागीय भागीदारी की, तो इसमें पटना, पाटलिपुत्र, तिलका मांझी, भागलपुर, मगध और बी आर अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के 11 कॉलेज इस कार्यक्रम में जो है शामिल है। अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जो छात्रों को स्नातक स्तर पर ही उद्योग अनुभव प्रदान करता है। तो इस जो आपका प्रोग्राम है अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, तो इसको आप लोग मेंस में कोट कर सकते हो एज एग्जांपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका मखाना महोत्सव 2025। 4 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना के ज्ञान भवन गांधी मैदान में आयोजित मखाना महोत्सव 2025, जिसका आयोजन 4 और 5 अक्टूबर 2025 को किया गया, इसमें भाग लिया तथा मखाना संस्कृति से समृद्धि शीर्षक के तहत एक रिपोर्ट जारी की। तो पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा कि भाई मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो पटना के ज्ञान भवन गांधी मैदान में। काफी इंपॉर्टेंट हो गया। और जो रिपोर्ट जारी की गई उसका शीर्षक क्या था, मखाना संस्कृति से समृद्धि। आइए बात करते हैं इस आयोजन का उद्देश्य क्या था। बिहार को मखाना उत्पादन में अग्रणी बनाना तथा इसके आर्थिक सांस्कृतिक महत्व को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। मखाना बोर्ड स्थापना, केंद्र सरकार ने उत्पादन, विपणन और निर्यात प्रतिस्पर्धा हेतु 475 करोड़ की लागत से मखाना बोर्ड की स्थापना की है। उत्पादन विस्तार की बात करें तो बिहार वैश्विक मखाना उत्पादन का 90% से अधिक हिस्सा जो है उत्पादित करता है। इसका जो कृषि क्षेत्र है 3000 हेक्टेयर से बढ़कर 35,000 से 40,000 हेक्टेयर हुआ है। इसका निर्यात यूरोप, अमेरिका और पूर्वी एशिया तक पहुंचा है। बात करते हैं राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की यानी एनआरसीएम की, तो कहां पर है ये, पहले इंपॉर्टेंट है, ये दरभंगा में। ठीक है, दरभंगा स्थित एनआरसीएम ने उच्च उपज मखाना व कांटे रहित सिंघाड़ा विकसित किया। मखाना सह मछली पालन प्रणाली शुरू की, मतलब साथ मखाना होगा उसके साथ मछली पालन भी किया जाएगा। वहीं पर बात करें प्रसंस्करण नवाचार की, तो एनआरसीएम के बीज धोने, ग्रेडिंग, भूनने और पॉपिंग हेतु मशीनें विकसित की। साथ में 15,824 किलोग्राम बीज जो है विकसित किए और हजारों किसानों को प्रशिक्षित भी किया। अगला आपका जो करंट अफेयर है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2,500 करोड़ की राशि वितरित। तो 2 अक्टूबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिला
लाभार्थियों में 2,500 करोड़ की राशि जो है जारी की। लाभार्थी की संख्या की बात करें तो राज्य के 25 लाख महिलाओं को शुरुआती राशि 10,000 दी गई है। ठीक है, आर्थिक सहायता क्या है? स्वयं रोजगार व छोटे व्यवसाय के सफल संचालन पर महिलाओं को 2 लाख रुपए और सहायता दी जाएगी। जीविका दीदियों को लाभ योजना जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े 1.40 करोड़ से अधिक महिलाओं के लिए लागू है। वहीं पर बात करें तो इस योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो बिहार ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर इसका योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाना और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। 27 सितंबर 2025 को बिहार के इन 2 नए जलाशयों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। गोकुल जलाशय बक्सर और उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण को। बिहार की पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल आईएसबीटी से भूतनाथ स्टेशन तक का उद्घाटन कब किया गया? 6 अक्टूबर 2025 को। 5 अक्टूबर 2025 को बिहार के राजगीर नालंदा स्थित इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन इसके द्वारा किया गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। बिहार राज्य के पहले कौशल विश्वविद्यालय जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? दीपक आनंद को। 4 से 5 अक्टूबर 2025 को मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ज्ञान भवन पटना। हाल ही में बिहार क्रिकेट संघ बीसीए के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन को। 30 सितंबर 2025 को निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कार्यक्रम के तहत प्रकाशित अंतिम बिहार मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता पंजीकृत हैं? 7.42 करोड़। ठीक है, अब हम देखेंगे आपका नवंबर महीने के बिहार करंट अफेयर्स को। पहला जो आपका करंट अफेयर है वो क्या है? आपका छठ महापर्व यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में नामांकन की प्रक्रिया जो है प्रारंभ। 18 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने छठ महापर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ कर दी। संस्कृति मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय, संगीत नाटक अकादमी व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ मिलकर यूएई, सूरीनाम, नीदरलैंड के राजनयिकों से बैठक की। मॉरिशस व फिजी के राजदूतों से वर्चुअल संवाद किया। वहीं पर संगीत नाटक अकादमी को नामांकन डोजियर तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। पर्व का स्वरूप क्या है? आप लोग जानते हैं, सूर्य देव व छठी मैया को समर्पित 4 दिवसीय पर्व होता है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। अगर वहीं पर अनुष्ठान की बात करें तो उपवास, नदी स्नान, उदय व अस्त सूर्य को अर्घ देना, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संतुलन व सामुदायिक सहभागिता पर बल देना। वहीं पर भारत की स्थिति की हम बात करें तो भारत के 15 सांस्कृतिक तत्व पहले से ही यूनेस्को सूची में शामिल है। अगर छठ पर्व का समावेश इसमें होता है तो एक तरीके से यह भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को क्या करेगा? सुदृढ़ करेगा। अगला आर्टिकल आपका मुजफ्फरपुर इंस्पायर अवार्ड योजना में देश का शीर्ष नवाचार जिला। 16 सितंबर 2025 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले ने इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में 7,403 छात्र नवाचार प्रस्तुतियों के साथ देश भर में प्रथम स्थान जो है प्राप्त किया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। अगर मुजफ्फरपुर की भागीदारी की बात करें तो 7,403 विस्तार प्रस्तुत किए हैं। बेंगलुरु अर्बन ने 7,306, वहीं पर बागलकोट ने 6,826 प्रस्तुत किए थे। इन सबको जो है मुजफ्फरपुर ने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, इसके अलावा बात करें बिहार की स्थिति तो वैशाली जिला 6वें स्थान पर 5805 विचार राज्य में वैज्ञानिक सोच व नवाचार की बढ़ती प्रवृत्ति को शो करता है। इंस्पायर आखिरकार है क्या? इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च अवार्ड योजना भारत सरकार की एक प्रमुख छात्र केंद्र पहल है, जिसका उद्देश्य क्या है? स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक उपयोगिता व नवाचार को प्रोत्साहित करना। अगला जो आपका करंट अफेयर है, बिहार में 40,000 करोड़ की बहुक्षेत्रीय विकास परियोजनाओं का शुभारंभ। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया में 40,000 करोड़ की लागत वाली रेलवे, विमानन, ऊर्जा, सिंचाई, मखाना उद्योग और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। पहला आपका पूर्णिया एयरपोर्ट, नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन 5 माह में निर्माण का पूर्ण। सीमांचल क्षेत्र पहली बार विमानन के नक्शे पर जुड़ा। रेल परियोजना की बात करें तो विक्रमशिला कटरिया 2170 करोड़ रुपए, अररिया गलगलिया 4410 करोड़ रेल लाइन, वंदे भारत व अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। वहीं पर ऊर्जा सिंचाई की बात करें तो 35 में 2400 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना 25,000 करोड़ रुपए की लागत से कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना चरण 1 2680 करोड़ रुपए। वहीं पर मखाना बोर्ड की बात करें तो 475 करोड़ की योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पटना में 1434 करोड़ की अधोसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला। 10 सितंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले में 1434 करोड़ की लागत वाली 6 अधोसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पहला इसमें राज्य राजमार्ग 106 1065 करोड़ की लागत से दीदारगंज, फतुहा, बख्तियारपुर, करजन रोड का 4 लेन चौड़ीकरण। वहीं पर बख्तियारपुर बाढ़ मोकामा रोड 240 करोड़ की लागत से 46 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण। वहीं पर धोबा नदीपुर हिदायतपुर मंझौली के बीच 12 करोड़ की लागत से पुनर्निर्माण। उमानाथ मंदिर परिसर 68 करोड़ की लागत से इसका सौंदर्यीकरण हुआ है। विद्युत सौदागृह 9 करोड़ की लागत से शमशान घाट हुआ सौदागृह का निर्माण। अगला आर्टिकल है आपका ग्रामीण महिला उद्यमिता को सशक्त बनाने की पहल। 2 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया और 105 करोड़ की राशि संस्था के बैंक खाते में हस्तांतरित की। इसका उद्देश्य क्या है? जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को सस्ती व समयबद्ध वित्तीय सहायता प्रदान करना, महंगे माइक्रो फाइनेंस ऋण पर निर्भरता कम करना। ठीक है, साथ में इसी दिन प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। 48 देशों से 20,750 प्रतिभागी भारत को सेमीकंडक्टर तकनीक का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य जो है रखा गया। अगला है आपका बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025। 26 अगस्त 2025 को बिहार मंत्रिमंडल ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 को स्वीकृति दी, जो औद्योगिक विकास हुआ अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य लेकर आया है। इसके मेन फैक्ट की बात करें तो भूमि प्रावधान 100 करोड़ निवेश हुआ 1000 नौकरियों पर, 10 एकड़ भूमि 1 रुपए में, 1000 करोड़ से अधिक निवेश पर 25 एकड़, फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ भूमि। बात करते हैं फिनटेक सिटी की तो पटना के फतुहा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पटना के फतुहा में 242 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु 408.81 करोड़ स्वीकृति। गुजरात की गिफ्ट सिटी की तर्ज पर वित्तीय सेवाओं व निर्यात को बढ़ावा देगा। तो पटना का फतुहा इंपॉर्टेंट है, यहीं पर बनेगी फिनटेक सिटी। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की तो पटना काठमांडू गया शारजाह गया बैंकॉक मार्गों हेतु बीजीएफ सहायता न्यूनतम 150 यात्रियों की क्षमता वाली राउंड ट्रिप पर वित्तीय सहयोग रहेगा। वहीं पर बात करें वित्तीय प्रोत्साहन की तो ब्याज अनुदान 40 करोड़ तक, एफजीएफटी प्रतिपूर्ति 100% तक या 14 वर्षों में 300%, पूंजीगत सब्सिडी 30% तक रहेगी। रोजगार व हरित प्रोत्साहन की बात करें प्रति श्रमिक 5,000 प्रतिमाह सहायता, 300% तक ईएसआई ईपीएफ सहयोग, कौशल विकास हेतु 20,000 प्रति कर्मचारी, पर्यावरण संरक्षण पर 1 करोड़ तक की प्रतिपूर्ति। ठीक है, बिहार का दूसरा एक्सेस कंट्रोल यानी गति नियंत्रित नेशनल हाईवे पटना भोजपुर सासाराम एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर लंबी एनएचएआई द्वारा किस देश की कंपनी के सहयोग से बनाएगी? तो इसका जो देश है आपका ओमान है और कंपनी का नाम क्या है? गल्फर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी।
25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित क्षमता इसकी है 2800 मेगावाट की आधारशिला किस राज्य में रखी? राजस्थान में। सितंबर 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा आंख अस्पताल अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई? मस्तिचक सारण बिहार में। सितंबर 2025 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजेंद्र नगर पटना बिहार में। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने बिहार के किस गांव को राज्य का पहला शिल्पग्राम क्राफ्ट विलेज बनाने की मंजूरी दी है? जितवारपुर गांव, मधुबनी जिला। यह गांव मिथिला पेंटिंग का गढ़ है। 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद समूह स्तरीय प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन कहाँ किया गया? चाणक्य नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट पटना बिहार में। सितंबर 2025 में किस संस्था ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बिहार में अपना पहला कार्यालय खोला है? कृषि और प्रसंस्कृति खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा। 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा और राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन MSME मंत्रालय द्वारा कहाँ किया गया? बोधगया कन्वेंशन सेंटर बिहार। बिहार राज्य का पहला जीविका दीदी मार्ट कहाँ खोला गया है? गदनीबाग पटना में। पहला जीविका दीदी हॉट नालंदा में बना है। 21 सितंबर 2025 को पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पवन कुमार भीमप्पा बजंथई पहले दलित मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं। 11 से 13 सितंबर 2025 तक जिलों के समग्र विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पटना बिहार में। हाल ही में बिहार सरकार ने इस योजना के तहत 12वीं कक्षा पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दिए जाने वाले 4 लाख रुपए के एजुकेशन लोन को ब्याज मुक्त 0% घोषित किया है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। बिहार की किस महिला स्वतंत्र खिलाड़ी ने वोमेन फिडे मास्टर WFM का खिताब जीतने वाली राज्य की पहली महिला बनी है? इनका नाम है मरियम फातिमा। कहाँ की रहने वाली है? मुजफ्फरपुर की। 2 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीविका से जुड़े समुदाय के सदस्यों को सस्ती ब्याज दरों पर आसानी से धनराशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस जीविका बैंक का शुभारंभ किया है? बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड। हाल ही में विस्तारित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत स्नातक पास बेरोजगार युवाओं जिनकी आयु 20 से 25 वर्ष है को हर महीने कितने रुपए मिलेंगे? 1000 रुपए 2 साल तक। बिहार सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए प्रथम किस्त के रूप में कितनी राशि प्रदान करती है? 10,000 रुपए। 4 सितंबर 2025 को रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजगीर बिहार। उद्घाटनकर्ता केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू। 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के लोगो, शुभंकर और ट्रॉफी का अनावरण। 19 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के लिए लोगो, शुभंकर, चांद और ट्रॉफी का अनावरण किया। आयोजन अवधि 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक कहां पर? राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में ये टूर्नामेंट आयोजित होगा। यह पहली बार है जब बिहार इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है। इससे पूर्व 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित की गई थी। टीमें टोटल इसमें भाग ले रही हैं वो 8 टीमें हैं। भारत, चीन, जापान, चीनी ताइपे, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, ओमान और बांग्लादेश। FIH क्वालीफायर यह टूर्नामेंट पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम व नीदरलैंड में होने वाला है के लिए क्वालीफायर होगा। विजेता टीम को सीधे प्रवेश इसके लिए मिल जाएगा। प्राइड जर्नी ट्रॉफी प्राइड जर्नी बिहार के सभी जिलों से होकर गुजरेगी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH वैश्विक स्तर पर हॉकी खेल का संचालन करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 1924 में पेरिस में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाजेन में स्थित है। बिहार म्यूजियम द्विवार्षिक समारोह 2025 का शुभारंभ 6 अगस्त 2025 को पटना स्थित बिहार म्यूजियम ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाते हुए बिहार म्यूजियम द्विवार्षिक समारोह बाइनियल 2025 के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया। आयोजन अवधि यह समारोह 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इसकी थीम क्या है? ग्लोबल साउथ फेयर्ड हेरिटेज। भागीदार कौन है? इंडोनेशिया, श्रीलंका, कजाकिस्तान, इथियोपिया, मैक्सिको, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला सहित भारत की भागीदारी इसमें रहेगी। उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा तीसरे संस्करण का किया गया। संस्थागत सहभागिता IGNCA, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स ICCR, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जैसे प्रतिष्ठित संस्थान इसमें शामिल है। जेपी आंदोलन सेनानियों की पेंशन में वृद्धि 4 जून 2025 को बिहार सरकार ने जयप्रकाश आंदोलन 1974 से जुड़े सेनानियों की पेंशन राशि दोगुनी करने की घोषणा की। श्रेणी 2 लाभ 6 माह से अधिक जेल वाले सेनानियों की पेंशन 15,000 से बढ़ाकर 30,000 प्रति माह कर दी गई है। श्रेणी 1 का लाभ क्या मिलेगा? 6 माह तक जेल वाले व्यक्तियों की पेंशन 7500 से बढ़ाकर 15,000 प्रति माह कर दी गई। ठीक है, तो जो लोग 6 माह से अधिक जेल में थे उनकी पेंशन इतनी की गई है। उनकी पेंशन जो है 15,000 से बढ़ाकर 30,000 प्रति माह की गई और जो 6 माह तक ही थे जेल के अंदर उनकी पेंशन 7500 से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दी गई। पारिवारिक लाभ पेंशन भोगी की मृत्यु पर जीवित पति पत्नी को समान राशि मिलेगी। योजना का वितरण या समायोजन वर्ष 2009 में शुरू हुई। यह सेनानी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है। लाभार्थी संख्या वर्ष 2025 तक राज्य में 3354 व्यक्ति योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। जेपी सेनानी सम्मान पेंशन योजना क्या है? यह योजना बिहार सरकार द्वारा उन व्यक्तियों को सम्मानित करने हेतु शुरू की गई थी जिन्होंने 1974 से 1977 के बीच संपूर्ण क्रांति आंदोलन में भाग लिया और मीसा या DIR के तहत कारावास भोगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस 2025 का आयोजन 9 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित एक वाटिका में एक पेड़ को राखी बांधकर पौधारोपण कर बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस, वृक्ष संरक्षण दिवस के अवसर पर मनाया। शुरुआत 13 अगस्त 2012 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रक्षाबंधन के अवसर पर इस दिवस की शुरुआत की थी 2012 में। उद्देश्य इसका क्या है? पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, वृक्ष संरक्षण और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना। जलवायु परिवर्तन की बात करें, इस दिवस का एक प्रमुख लक्ष्य जलवायु परिवर्तनों के प्रभावों को कम करना है। प्राकृतिक पर्यटन की बात करें तो राज्य में हरियाली विस्तार और इको टूरिज्म को समर्थन से मिलने वाला है। सहयोगी पहल की बात करें तो जल जीवन हरियाली जैसी सरकारी योजनाएं वृक्षारोपण, वन्यजीव संरक्षण और जागरूकता अभियानों से जुड़ी हुई है। बिहार में नया औद्योगिक गलियारा और औद्योगिक क्षेत्र 7 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर और गोपालगंज में प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना की घोषणा की। कहां पर? भागलपुर और गोपालगंज के अंदर। ठीक है, भागलपुर औद्योगिक गलियारा गोराडीह अंचल में 96.98 एकड़ सरकारी भूमि को उद्योग विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किया गया। थर्मल पावर प्लांट बिहार राज्य विद्युत आयोग ने भागलपुर में एक निजी कंपनी को भूमि पट्टे पर देने का निर्णय लिया। गोपालगंज औद्योगिक क्षेत्र नोना पाकड़ व खीरीडीह गांव की 32.66 एकड़ भूमि को और 11.3 करोड़ रुपए के मूल्य पर BIADA को सशुल्क हस्तांतरित किया गया। उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विकास करना, निवेश आकर्षण करना, स्थानीय युवाओं और रोजगारों के लिए रोजगार सृजन करना। औद्योगिक गलियारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर औद्योगिक गलियारा एक भौगोलिक क्षेत्रीय संरचना है जहां सड़क, रेल व ऊर्जा संरचना से जुड़ा औद्योगिक नेटवर्क बनाया जाता है। बिहार पत्रकार सम्मान योजना
26 जुलाई 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पत्रकार सम्मान योजना बीपीएसएस के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों की पेंशन बढ़ाने की घोषणा की। पेंशन वृद्धि, मासिक पेंशन 6,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए की गई। आश्रित लाभ, पेंशन धारक की मृत्यु पर आश्रित जीवन साथी को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पड़ता है, क्या है, बिहार निवासी हो, पत्रकारिता में 20 वर्ष का अनुभव, कम से कम 60 वर्ष की आयु हो और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मान्यता प्राप्त हो। योजना का उद्देश्य क्या है? पत्रकारों की सेवा के प्रति सम्मान और उनके सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना। आइए देखते हैं इसी महीने के कुछ वन लाइनर। बिहार के मढ़ौरा की सारण में बने रेल इंजन की पहली खेप में 4 इंजन 4500 हॉर्स पावर के जो थे अफ्रीकी देश गिनी को भेजे गए। इन इंजनों का नाम क्या रखा गया है? कोमो। तो इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है? बिहार का मढ़ौरा सारण, इसको याद रखना है। रेल इंजन की पहली खेप जिसके अंदर 4 इंजन है 4500 हॉर्स पावर के, कहाँ भेजे गए? अफ्रीकी देश गिनी भेजे गए। इंजन का नाम क्या है? कोमो। तो कोमो याद रखना, गिनी याद रखना और मढ़ौरा सारण याद रखना। 22 से 23 अगस्त 2025 तक विकसित भारत तकनीकी वस्त्रों का राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ज्ञान भवन पटना में। 31 जुलाई से 14 2025 तक बिहार में मानव तस्करी और शोषण के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन नया सवेरा। 1 सितंबर 2025 को बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? प्रत्यय अमृत को। बिहार के नालंदा जिले के इस बुनकर को बावन बूटी कला में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2025 के राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कमलेश कुमार को। 19वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में प्रस्तुत किस झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को। बिहार में पहली बार 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक आयोजित 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर मैस्कॉट क्या था? तो चांद। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाघ से ये प्रेरित है। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित किया? बिहार ने। अगस्त 2025 में बिहार के किस पर्वतारोही ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस 18,510 फीट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की? नमिता कुमारी, जो कि भागलपुर की रहने वाली है। हाल ही में बिहार सरकार ने बीपीएससी, बीएसएससी, बीटीएससी, बीपीएसएससी और सीएसबीसी जैसी राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा पीटी की फीस घटाकर कितने करने की घोषणा की है? 100 रुपए। हाल ही में बिहार सरकार ने शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों को पुरस्कार राशि 15,000 से बढ़ाकर कितना करने की मंजूरी दी है? 30,000 रुपए। हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के किस व्यक्ति को यंगेस्ट बेस्ट स्टार एंड सोशल रिफॉर्मर के रूप में राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित किया है? प्रवीण सिंह को, बक्सर के रहने वाले। अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर बिहार के समाप्त हुए। अब देखेंगे सितंबर 2025 की जो मैगजीन आई थी उसके बिहार करंट अफेयर को। बिहार कैबिनेट द्वारा ग्रामीण कल्याण पहल की स्वीकृति। बिहार सरकार ने 27 जून 2025 को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दी। इसमें सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक शासन को मजबूती और किफायती भोजन उपलब्ध जैसी पहले शामिल है। जीविका दीदी की रसोई, ब्लॉक व जिला स्तर पर संचालन की स्वीकृति। अब मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों तक इसका विस्तार किया गया है। बजट कितना रखा गया है? 5 करोड़ रुपए। वित्तीय सहायता, हालिया सर्वेक्षण में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों की महिला उद्यमियों को 2 लाख रुपए सहायता हेतु समिति गठित। पेंशन वृद्धि, वृद्ध दिव्यांग विधवाओं के लिए मासिक पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए किया गया। मनरेगा सीमा, ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत कार्यों की व्यय सीमा 5 लाख से 10 लाख रुपए तक बढ़ाई गई। जीविका परियोजना, विश्व बैंक सहयोग से चल रही यह योजना सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण हेतु है। दीदी की रसोई के तहत 83 केंद्रों पर 1200 प्लस महिला उद्यमी सक्रिय हैं। प्रशिक्षण के जरिए स्वच्छता, लेखांकन व ग्राहक सेवा में दक्षता दी जा रही है। बिहार में 6 रेलवे परियोजनाओं की घोषणा। 7 जुलाई 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 6 नई रेलवे परियोजनाओं की घोषणा की। नई अमृत भारत ट्रेनें, पटना से दिल्ली, दरभंगा से लखनऊ, मालदा से लखनऊ, सहरसा, अमृतसर मार्गों पर 4 नई अमृत भारत ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है। सीमांचल सेवा, सीमांचल क्षेत्र के लिए एक नियमित जोगबनी रोड ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी। लाइन विस्तार परियोजना, भागलपुर जमालपुर के बीच 53 किलोमीटर की तीसरी लाइन परियोजना 1156 करोड़ रुपए की लागत से जो है तैयार की गई है, मंजूरी मिल गई है। डबलिंग परियोजनाएं, बख्तियारपुर राजगीर तिलैया मार्ग की डबल लाइन परियोजना 2000 करोड़ रुपए से अधिक एवं रामपुर हाट भागलपुर मार्ग की डबल लाइन परियोजना 3000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली है। तकनीकी ऑफर की बात करें, पटना और दरभंगा रामनगर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। इसे प्रश्न बन सकता है आपका कि भाई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एफटीपीआई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पटना और दरभंगा के रामनगर में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लागत दिया गया है इसमें, ठीक है, 53 करोड़ और 10 करोड़ रुपए, जिससे बिहार की तकनीकी क्षमता को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो 53 करोड़ रुपए जो पटना में बन रहा है वहां खर्च होगा और जो दरभंगा रामनगर बन रहा है उस पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण में डोमिसाइल नीति। 8 जुलाई 2025 को बिहार कैबिनेट ने महिलाओं को दिए जाने वाले 35% आरक्षण को केवल बिहार की अस्थायी निवासी महिलाओं तक सीमित करने वाली डोमिसाइल नीति को मंजूरी दी। डोमिसाइल नियम देखते हैं। अब केवल बिहार की अस्थायी निवासी महिलाएं ही सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का लाभ उठा सकेंगी। अन्य राज्यों की महिलाएं सामान्य कोटे से आवेदन करेंगी। पहले क्या होता था? 2016 से पहले महिलाओं के लिए 35% आरक्षण था, लेकिन बिहार के अलावा अन्य राज्यों की महिलाएं भी इसमें शामिल होती थी, ठीक है। तो जो अलग राज्य की फीमेल कैंडिडेट फाइट करती थी वो जो है फीमेल कैटेगरी के अंदर ही फाइट करती थी, जो कि जनरल फीमेल की अलग से बनती थी। लेकिन अब क्या होगा? अब आपका इन महिलाओं को जो अदर स्टेट की हैं इनको जनरल कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा, या कहले कि जो 22 कैटेगरी होती थी जनरल की उसी में भी महिलाओं को इंक्लूड होना पड़ेगा अदर स्टेट की। और बिहार वाली जो महिलाएं कंप्लीट वो 35% आरक्षण के अंदर फाइट करेगी। उद्देश्य क्या है? स्थानीय महिलाओं को रोजगार अवसर बढ़ाना है। डोमिसाइल नीति का क्या है? डोमिसाइल नीति का तात्पर्य किसी व्यक्ति अस्थायी निवासी या निवास स्थान के कानूनी प्रमाण से होता है। यह नीति सुनिश्चित करती है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ उसी प्रदेश के वास्तविक निवासियों को मिले जो कि हितकारी और समान अवसर प्रदान करने का माध्यम है। बिहार में पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन 19 जुलाई 2025 को भारतीय खेल संघ एएफआई और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन हुआ है। तो कहां पर किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। इस एक दिवसीय मुकाबले में देश भर से 400 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। 14 ट्रैक और फील्ड मुकाबले इवेंट्स, स्प्रिंट लंबी कूद, लंबी दूरी व मध्यम दूरी की दौड़, रिले, स्टीपल चेज, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट, शॉट पुट, डिस्कस, हैमर, जेवलिन थ्रो,
डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन, मैराथन, हाफ मैराथन मुकाबले इसमें जो है आयोजित किए गए हैं। बिहार के प्रतिभागी पहले ये मुकाबले सार्वजनिक भागीदारी 3 खिलाड़ियों पीयूष राज, सेतु मिश्रा, सनी कुमार ने नेशनल कैंप के लिए क्वालीफाई किया है। कॉमनवेल्थ व एशियाई खेलों के लिए चयन हेतु यह मीट महत्वपूर्ण रही। स्थल पटना के कंकरबाग इलाके में स्थित पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है, इस प्रतियोगिता का मेजबान रहा। ठीक है, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की विशेषताएं क्या है? पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक, इंडोर ट्रेनिंग हॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एथलीट्स की आवास सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसकी उन्नत सुविधाएं इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए एक उपयुक्त स्थल बनाती हैं। बिहार में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना लागू होगी। 21/2025 को बिहार सरकार ने घोषणा की कि 1 अगस्त से राज्य के लगभग 1,67,00,000 घरेलू उपभोक्ताओं को हर माह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। लाभार्थी संख्या लगभग 1.67 करोड़ घरेलू परिवार इस योजना से सीधे लाभान्वित होंगे, जो राज्य के कुल घरेलू उपभोक्ताओं का लगभग 90% है। बिलिंग व्यवस्था 125 यूनिट तक ऊर्जा शुल्क, फिक्स चार्ज और बिजली शुल्क नहीं लगेगा। यदि खपत 125 यूनिट से अधिक होगी तो अतिरिक्त यूनिट पर पूर्व निर्धारित दरों में बिल लगेगा। सौर ऊर्जा योजना अगले 3 वर्षों में लगभग 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा बिहार में उपलब्ध होगी। कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत अत्यंत गरीब परिवारों के लिए छतों पर सौर पैनल मुफ्त लगाए जाएंगे, जबकि अन्य उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता मिलेगी। बिहार में विशेष गहन संशोधन एफआईआर 98% मतदाताओं का समावेशन। 24/2025 तक बिहार राज्य में विशेष गहन संशोधन एफआईआर के तहत 98% मतदाताओं को कवर किया जा चुका है, जिससे चुनावी सूची की अद्यतन और सुधार का कार्य प्रगति पर है। कवरेज परसेंटेज 98% से अधिक मतदाता एफआईआर के दायरे में आ चुके हैं। फॉर्म असमाप्त लगभग 15 लाख मतदाताओं के फॉर्म अभी तक नहीं प्राप्त हुए हैं। मृतक मतदाता लगभग 20 लाख मतदाता की मृत्यु की जानकारी मिली है। स्थानांतरित मतदाता 28 लाख मतदाता अस्थायी रूप से बिहार से स्थानांतरित पाए गए हैं। दोहरी नामांकन लगभग 7 लाख मतदाता एक से अधिक स्थान पर नामांकित पाए गए हैं। विशेष गहन संशोधन एफआईआर विशेष गहन संशोधन भारत के निर्वाचन आयोग ईसीआई द्वारा चलाए जाने वाला एक व्यापक अभ्यास है, जिसका उद्देश्य चुनावी मतदाता सूची की शुद्धता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना है। यह प्रक्रिया नए योग्य मतदाताओं की सूची में जोड़ने, मृतक और असंगत नाम हटाने तथा स्थानांतरण और डुप्लीकेट नामों की पहचान कर चुनावी सूची को अद्यतन रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आइए देखते हैं वन लाइनर। 29/2025 को मुख्यमंत्री ने बिहार के किस जिले में स्थित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया है? वैशाली। बिहार राज्य का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय और कबीर कृष्ण गौशाला का निर्माण कहाँ किया जाएगा? फतुहा, पटना में। 2025 में बिहार में पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पटना में। 19/2025 को बिहार सरकार ने राज्य के सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन द्वारा रसोई गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कौन सी नीति को मंजूरी दी है? बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025। 2025 में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बिहार के किस शहर ने वाटर प्लस का सर्टिफिकेशन के साथ राज्य में पहला स्थान हासिल किया है? पटना। देश भर में इसकी रैंक कितनी है? 21 है। 17/2025 को बिहार सरकार की किस विभाग को आईआईटी बॉम्बे द्वारा तकनीकी शिक्षा में डिजिटल लर्निंग और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल लर्निंग विजनरी अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया है? विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। 17/2025 को बिहार सरकार ने 1 अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? 125 यूनिट। जुलाई 2025 में बिहार सरकार ने उत्तर बिहार के कितने जिलों में चंपारण सत्याग्रह सर्किट बनाए जाने की घोषणा की है? 3 जिलों में। ये 3 जिले कौन है? मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। 2025 में बिहार को किस क्षेत्र में परिवर्तनकारी नेतृत्व, तेजी से विकास तथा ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है? आंतरिक मत्स्य पालन। 2025 में बिहार के किस खिलाड़ी में मिले बिहार के किस पहाड़ी 2025 में बिहार के किस पहाड़ी में मिले लेटराइट मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम के संकेत मिलने के बाद पूरी पहाड़ी को क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक में शामिल किया गया है? बटेश्वर पहाड़ी में ये हुआ है पहलगाम, जो कि भागलपुर में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रख लीजिए, हो सकता है छप गया हो। ठीक है, बटेश्वर पहाड़ी का नाम याद रखो, पहलगाम का नाम रखो, कहां पर है? भागलपुर जिले में है। ठीक है, क्या मिला है? लेटराइट मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम के संकेत मिले। ठीक है, जिसकी वजह से इस पहाड़ी को क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक में शामिल किया गया। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2025 में बिहार में मछली उत्पादन बढ़कर 9.59 लाख मीट्रिक टन हो गया। कितना हो गया है? 9.59 लाख मीट्रिक टन। 2023-24 में 8.73 लाख मीट्रिक टन था। ठीक है, मछली का उत्पादन। बिहार वर्तमान में देश में आंतरिक मत्स्य उत्पादन में चौथे स्थान पर। ठीक है, इनलैंड, ठीक है, फिशरीज प्रोडक्शन में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राज्य स्तरीय स्वीप यानी सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन यानी स्वीप SVEP आइकॉन के रूप में किन्हें नामित किया गया है? बॉलीवुड अभिनेता क्रांति प्रकाश झा और अभिनेत्री नीतू चंद्रा को। नाम ये इंपॉर्टेंट है। 10/2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रांची में हुई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में किन राज्यों के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ है? बिहार और झारखंड। 8/2025 को बिहार सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए किस आयोग के गठन को मंजूरी दी है? बिहार युवा आयोग। संरचना कैसे रहेगी? 1 अध्यक्ष होगा, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। भारत सरकार द्वारा घोषित 78 जल विरासत स्थलों में बिहार की किन 2 जल विरासतों को स्थान मिला है? शेरशाह सूरी का मकबरा, जो कि सासाराम में है, और आगम कुआं, जो कि पटना में है। 2025 में बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी सेवाओं और संवर्गों के पदों पर सीधी सरकारी नियुक्तियों में केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को कितना प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने की घोषणा की है? 35% क्षैतिज आरक्षण। 2025 में बिहार के सुपर फूड कहे जाने वाले किस कृषि उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खास हार्मोनाइज्ड सिस्टम HF कोड अर्थात ग्लोबल पासपोर्ट प्रदान किया गया है? मखाना को, जिसको बोलते हैं फॉक्सनेट। जुलाई 2025 तक मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना MMGSUY के तहत बिहार के किन जिलों में सर्वाधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है? समस्तीपुर 134.04 किलोमीटर और मधुबनी में 124.38 किलोमीटर। 27 जून से 6 जुलाई 2025 तक बर्मिंघम अलबामा USA में आयोजित 21वें विश्व पुलिस गेम्स में बिहार के किस BFF महिला खिलाड़ी ने तीरंदाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है? सपना कुमारी भोजपुर की रहने वाली है। 24 जून 2025 को केंद्रीय विद्युत एवं आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्र के राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? पटना, बिहार में। बिहार सरकार ने किस स्थान पर 3x800 मेगावाट कुल 24 मेगावाट क्षमता वाले ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट के निर्माण को मंजूरी दी है? पीर 35, जो कि भागलपुर में है। लागत इसकी कितनी है? 28,000 करोड़ रुपए। ठीक है, कितनी? 28,000 करोड़ रुपए। देहरादून में आयोजित 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025 के अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता? बिहार। इसने जो है ओडिशा को हराया है। अब देखते हैं अगस्त 2025 के बिहार करंट अफेयर को। ठीक है, रजौली में होगा बिहार के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण।
बिहार भारत के उन पहले 6 राज्यों में शामिल होगा जिन्हें देश के नए परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र मिलेगा। इसकी घोषणा 24 जून 2025 को पटना में आयोजित पूर्वी क्षेत्र के विद्युत मंत्रियों की 5वीं बैठक के दौरान केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा दी गई। इसके मुख्य देखते हैं। केंद्र सरकार ने मंजूरी। बिहार में लघु मॉडुलर रिएक्टर यानी एसएमआर तकनीक पर आधारित परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। संयंत्र के लिए नवादा जिले के रजौली को चुना गया, जहां 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के साथ स्थापित किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा मिशन केंद्र सरकार का उद्देश्य देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट तक बढ़ाना है। वर्तमान में बात करें तो 8180 मेगावाट है। मिशन के तहत प्रत्येक राज्य में कम से कम एक परमाणु संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य है, जिसके लिए 2025-26 के बजट में 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आगे बात करते हैं एसएमआर तकनीक की। यह संयंत्र छोटे, सुरक्षित और लागत कुशल तकनीक पर आधारित होंगे। एसएमआर का मतलब हो गया भाई स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर, जिसकी प्रत्येक यूनिट जो होगी 700 मेगावाट की होगी। एसएमआर पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में अधिक लचीले, सुरक्षित और शीघ्र स्थापित किए जा सकने वाले माने जाते हैं। बिहार में ई वोटिंग शुरू करने वाला जो है पहला राज्य बन गया है। तो हाल ही में संपन्न शहरी निकाय उपचुनावों में मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली द्वारा बिहार ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जिससे भारत के लोकतंत्र में तकनीकी नवाचार और समावेशिता को नई दिशा मिली है। तो प्रश्न किस तरीके से बन सकता है? एक तो ये विकल्प में रहेगा, ठीक है, यहाँ पर दिया गया शहरी निकाय उपचुनाव, ठीक है, यहाँ पे बदल सकता है, विधानसभा चुनाव कर सकता है, लोकसभा चुनाव कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान देना इस्तेमाल कहाँ हुआ है? शहरी निकाय उपचुनाव में, ठीक है, पहली बार हुआ है और ई वोटिंग शुरू करने वाला ऐसा करने वाला बिहार जो है पहला राज्य बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग एसईसी ने सीडैक द्वारा विकसित, किसने बनाया इसको? सीडैक ने ई वोटिंग SEBHR सहित 2 मोबाइल एप्लीकेशन और एक अन्य ऐप के माध्यम से शहरी निकाय चुनाव में डिजिटल वोटिंग की शुरुआत की। अगर मैं इसकी तकनीकी विशेषताओं की बात करूं तो ई वोटिंग प्रणाली में ब्लॉकचेन सुरक्षा, लाइवनेस डिटेक्शन, फेस मैचिंग, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, मतदाता सत्यापन के लिए फेस रिकॉग्निशन, मतगणना परिणामों के लिए OCR और ईवीएम स्ट्रांग रूम के लिए डिजाइन लॉक जैसे डिजिटल नवाचार इसके अंदर शामिल है। भारत में अपनी तरह का पहला बिहार नगरपालिका और शहरी निकाय चुनाव के लिए ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। इससे पहले एस्टोनिया 2005 में ऑनलाइन वोटिंग शुरू करने वाला विश्व का पहला देश था, ठीक है। तो इससे पहले 2005 में ये काम किसने किया था? एस्टोनिया ने किया था, ठीक है। चुनाव प्रक्रिया का इतिहास। भारत में ईवीएम का विचार 1977 में आया। 1982-83 में केरल के परूर निर्वाचन क्षेत्र में पहली बार प्रयोग हुआ था। 1988 में कानूनी मान्यता मिली और 2013 में पारदर्शिता के लिए वीवीपैट को शामिल किया गया। जितने भी तथ्य इसके अंदर दिए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे अगर बात की जाए ईवीएम का विचार 1970 की, ठीक है, 1982-83 में केरल के परूर निर्वाचन क्षेत्र में पहली बार प्रयोग हुआ, 1988 में कानूनी मान्यता मिली, 2013 में वीवीपैट आया। ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बैकग्राउंड जाके प्रश्न बनता है। संपूर्ण क्रांति की 50वीं वर्षगांठ 5 जून 2025 को बिहार के पटना में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुई संपूर्ण क्रांति आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसने भारतीय राजनीति और लोकतंत्र को नई दिशा दी थी। इसके मुख्य देखते हैं। 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। इसका उद्देश्य भूमि भ्रष्टाचार, अन्याय, आर्थिक कठिनाई और राजनीतिक उत्पीड़न के विरुद्ध व्यापक सामाजिक सुधार की मांग करना था। आंदोलन का स्वरूप यह गैर चुनावी जन आंदोलन था, जिसमें विभिन्न विपक्षी समूह एक मंच पर आए। छात्रों, युवाओं और आम जनता की सक्रिय भागीदारी इसके अंदर रही। आंदोलन ने सत्ताधारी व्यवस्था को चुनौती दी थी। इससे उत्पन्न असंतोष ने 1975 में आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा में योगदान दिया। आगे चलकर राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन लाया। संपूर्ण क्रांति की अवधारणा। जयप्रकाश नारायण 1902 से 1979 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक पुनरुत्थान के अग्रणी नेता रहे। उन्होंने गांधीवादी सर्वोदय विचारधारा को अपनाया, जिसमें अहिंसा, ग्राम स्वराज और सामाजिक न्याय पर जोर था। यह आंदोलन भारतीय राजनीति में विपक्षी एकता, जनसंघर्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण का प्रतीक बना। कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना। 4 जून 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले के विक्रम ब्लॉक में कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया, जो राज्य के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। परियोजना का स्वरूप क्या है? विक्रम की मुख्य नहर के 2 किलोमीटर क्षेत्र में 2 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना स्थापित की जाएगी, जो जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई 5.7 एकड़ भूमि पर निर्मित है। RESCO मॉडल। यह परियोजना RESCO यानी रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी मॉडल के तहत विकसित की गई है, जिसमें एक निजी फर्म तीसरा पक्ष है प्रणाली की स्थापना, संचालन और रखरखाव करता है। जल जीवन हरियाली मिशन की बात करते हैं। वर्ष 2019 में शुरू यह मिशन बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्य करता है। इसका उद्देश्य जल स्थिरता, जल संरक्षण, प्रदूषण मुक्त परिस्थिति तंत्र और हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। ये बैकग्राउंड में जाकर आपको प्रश्न लगातार बन रहे हैं। तो जल जीवन मिशन, जल जीवन हरियाली मिशन जो है कब शुरू हुआ था? वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। ये बैकग्राउंड का फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जब इस मैगजीन से आप करते हैं तो यही में ज्यादा फायदा मिलता है कि आपको बैकग्राउंड का जो है फैक्ट मिल जाता है, ठीक है। जिससे प्रश्न लगातार आपके एग्जाम में नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग पूछे जा रहे हैं। मिशन के प्रमुख घटक। सार्वजनिक जल संरचनाओं की मरम्मत, तालाब, झील, कुओं का जीर्णोद्धार, चेक डैम निर्माण, वर्षा जल संचयन, पशुओं के लिए जल व्यवस्था, वैकल्पिक फसलों और आधुनिक तकनीकों का प्रचार, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, व्यापक जागरूकता अभियान, ये सब चीजें इसके घटक हैं, ठीक है। RESCO मॉडल। RESCO क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी मॉडल। एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई निजी कंपनी सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना, संचालन और रखरखाव करती है तथा उपभोक्ता को केवल उपयोग के लिए ऊर्जा के लिए भुगतान करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजगीर हॉट स्प्रिंग के जीवाणु में एंटी माइक्रोबियल गुण। 3 जून 2025 को वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT तमिलनाडु के शोधकर्ताओं ने बिहार के नालंदा जिले में स्थित राजगीर हॉट स्प्रिंग लेक के लिए नए नमूनों में जीवाणु की पहचान की है, जो एंटी माइक्रोबियल गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये काम किया किसने? वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने किया है। ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। कहां पर? ठीक है, तो बिहार के नालंदा जिले में स्थित राजगीर हॉट स्प्रिंग लेक में ये काम हुआ है, ठीक है। क्या मिला है? जीवाणुओं में एंटी माइक्रोबियल गुण जो है वहां पर देखने को मिले। आगे हम बात करते हैं थर्मोफिलिक जीवाणु की। राजगीर हॉट स्प्रिंग लेक के पानी का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जहां थर्मोफिलिक यानी गर्मी सहन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जो 45 से 70 डिग्री सेल्सियस तक तापमान का सहन कर सकते हैं। एक्टिनोबैक्टीरिया की प्रचुरता। 16S RNA मेटाजेनोमिक्स तकनीक का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने पाया कि एक्टिनोबैक्टीरिया समूह राजगीर लेक में माइक्रोबियल विविधता का 40 से 43% हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज जो दिमाग में रखने ध्यान देना है, जो तकनीक इस्तेमाल हुई कौन सी? 16S स्मॉल R कैपिटल RNA मेटाजेनोमिक्स तकनीक का उपयोग किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नाम में रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। एंटीबैक्टीरियल यौगिक की पहचान। शोधकर्ताओं ने एक्टिनोमाइसीट्स बैक्टीरियम स्पीशीज से डाईएथाइल
साथालेट नामक एक एंटी बैक्टीरियल यौगिक को अलग किया जो लिफ्टेरिया मोनोफाइटोजेंस नामक हानिकारक जीवाणु के विकास को रोकता है। आइए देखते हैं पॉइंटर। हाल ही में बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों को मिलने वाले प्रति माह 400 रुपए के पेंशन को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 1100 रुपए प्रति माह। मैथिली भाषा के लिए केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 इसे प्रदान किया जाएगा मुन्नी कामत को मधुबनी चुपका कहानी के लिए। ठीक है, इस कहानी के लिए, चुपका कहानी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 इसे प्रदान किया जाएगा नेहा झा मणि को मधुबनी बनारस आहम कविता के लिए। 28 जून 2025 को आयोजित शहरी निकाय चुनाव में मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बिहार बना है। जून 2025 में पटना में आयोजित मिस्र बिहार 2025 का खिताब किसने जीता? ऐश्वर्या राज भोजपुर की हैं। फर्स्ट रनर रही हैं अपूर्वा गुप्ता। रेल मंत्रालय के अनुसार अफ्रीकी देश गिनी को 3000 करोड़ से अधिक मूल्य के 150 रेल इंजनों की आपूर्ति का कार्य किस रेलवे लोकोमोटिव कारखाने को सौंपा गया है? मढ़ौरा रेलवे लोकोमोटिव कारखाना, जो कि है फार्म बिहार में। ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि कहां पर ये जा रहा है। ये गिनी देश में जा रहा है। ठीक है, इंजन गया 150 कहां गया है? ये गिनी देश में गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जून 2025 में घोषित जानकारी के अनुसार देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र बिहार के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? राजगीर जू सफारी में। जून 2025 में बिहार राज्य जैव विविधता परिषद ने 100 वर्ष के अधिक आयु के कितने विरासत वृक्षों की पहचान की है? 28। ये वृक्ष राज्य के 5 जिलों कौन से हैं? वो बक्सर, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई और भागलपुर में स्थित है। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर पढ़ता हूँ, कहां पर है? बक्सर में है, औरंगाबाद में है, मुंगेर में है, जमुई में है और भागलपुर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जून 2025 में केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के किस जिले को जलमार्ग क्षेत्र के हब के रूप में विकसित करने हेतु गंगा नदी में वाटर मेट्रो शुरू करने की घोषणा की है? पटना। ठीक है, बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया किस मार्ग पर स्थित है? अशोक राजपथ गांधी मैदान के करगिल चौक से पीएमसीएच होते हुए साइंस कॉलेज तक की जाता है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद और संस्कृत शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष क्रमशः किसे नियुक्त किया गया? तो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के जो अध्यक्ष बने हैं वो रणवीर नंदन और संस्कृत शिक्षा बोर्ड के मृत्युंजय कुमार झा। नागरिक पंजीकरण प्रणाली पीआरएस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया है? 891 प्रति 1000 लड़कों पर 891 लड़कियां। ठीक है, लेकिन कब बताना है? ये जब पूछा जाएगा नागरिक पंजीकरण प्रणाली पीआरएस की नवीन रिपोर्ट के अनुसार पूछा जाएगा। ठीक है, तो कितना है? 891 है, याद रखना। जून 2025 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बिहार के किस जिले के निवासी सीमंत कुमार सिंह को बेंगलुरु का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है? तो सीमांत कुमार सिंह जो है कहाँ के हैं? बांका जिले पकड़िया गांव के रहने वाले। जून 2025 में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत तलवारबाजी में देश के 8 उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से बिहार के किन 2 खिलाड़ियों को खेलो इंडिया एथलीट के रूप में चयनित किया गया है? तो केसरी राज को और रवि कुमार यादव को। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे जुलाई 2025 के जो करंट अफेयर बिहार के पूछे गए हैं या जो दिए गए हैं मैगजीन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार से पद्म पुरस्कार 2025 के विजेता 26 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में बिहार की 7 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। कितनी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 हस्तियों को मिला है आपका पद्म पुरस्कार। पुरस्कार विजेता कौन कौन रहे हैं ये देखते हैं। डॉक्टर शारदा सिन्हा, इनको मरणोपरांत दिया गया। क्या मिला है? पद्म विभूषण। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। बिहार कोकिला के नाम से भी प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। छठ गीतों और लोक संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय ख्याति इनको प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मिला है। सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत पद्म भूषण मिला है सार्वजनिक मामले में। ठीक है, क्या रहे हैं? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सार्वजनिक जीवन और व्यक्ति प्रशासन में असाधारण योगदान दिया। किशोर कुणाल मरणोपरांत को मिला है पद्मश्री सिविल सेवा के लिए। पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, महावीर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और धार्मिक व धर्मार्थ सेवा में इनका योगदान रहा है। भीम सिंह भावेश पद्मश्री मिला है सामाजिक कार्य के लिए। पत्रकार मुसहर समुदाय के बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने में इनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। हेमंत कुमार पद्मश्री मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, किडनी रोगों के उपचार और निवारक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला नाम है निर्मला देवी का पद्मश्री मिला है कला के क्षेत्र में, सुजनी कढ़ाई के पारंपरिक लोक कला में योगदान के लिए। विजय नित्यानंद सूरेश्वर जी महाराज इनको पद्मश्री मिला है आध्यात्मिक क्षेत्र में। बिहार में आध्यात्मिक शिक्षा और अभ्यास में इनका योगदान रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गया का नाम परिवर्तित कर गया जी किया गया। 18 मई 2025 को बिहार सरकार ने ऐतिहासिक शहर गया का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर गया जी कर दिया है। नाम परिवर्तन का उद्देश्य क्या है? गया का नाम गया जी करने का मुख्य उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, अधिक तीर्थयात्रियों और आगंतुकों को आकर्षित करना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, आजीविका के नए अवसर सृजित करना। ठीक है, ऐतिहासिक संदर्भ देखते हैं। गया प्राचीन मगध साम्राज्य का हिस्सा था और फल्गु नदी के तट पर स्थित है। यह स्थान भारतीय इतिहास और संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो 2 फैक्ट है दिमाग रखना है कि गया जो था ये मगध साम्राज्य का हिस्सा था, ये दिमाग रखना है। साथ में गया जो है ये फल्गु नदी के तट पर स्थित है। दोनों पॉइंट दिमाग में रख लीजिए बैकग्राउंड में। धार्मिक महत्व की बात करते हैं। गया जी हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है जहां पितृपक्ष के दौरान लाखों श्रद्धालु अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करने आते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में गयासुर नामक राक्षस ने यहाँ तपस्या की थी और भगवान विष्णु से पूर्ण आत्मा बनने का वरदान प्राप्त किया। तभी से इस स्थान का नाम गया पड़ा। ठीक है, तो अगर और भी इतिहास में जाएंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा गयासुर नामक राक्षस का नाम। ठीक है, राक्षस का नाम क्या था? गयासुर। बौद्ध धर्म की बात करते हैं। गया जिले के बोध गया में गौतम बुद्ध को बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिससे यह स्थान विश्व के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों में शामिल है। तो यहीं पर यानी गया जिले में बोध गया में गौतम बुद्ध को बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अगर भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो गया जी मंगला गौरी, श्रृंग स्थान, रामशिला, ब्रह्मयूनि जैसी पवित्र पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो इसे धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विशिष्ट बनाता है। काफी कुछ है यहाँ पर, काफी कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मंगला गौरी, श्रृंग, रामशिला और ब्रह्मयूनि जैसी पहाड़ियां भी देखने को मिल रही है। तो ये फायदा है। तो बैकग्राउंड में अच्छे से जाने से क्या होता है, बैकग्राउंड के सवाल जाके हमें लगता है कि वो बेसिक सवाल है, करंट में जो चीजें रहती है बैकग्राउंड में जाके भी नेट ट्रेंड में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये फायदा होता है जब आप चीजों को सही से करते हो बैकग्राउंड में जाके। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 19 से 20 मई 2025 को पटना के ज्ञान भवन में बिहार सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि और प्रसंस्कृति खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा और भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद यानी टीपीसीआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 आयोजित किया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कहां पर हुआ आयोजन, हो सकता है प्रश्न बन जाए क्योंकि भाई अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई है। ठीक है, कहां पर हुई? पटना में। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। इसके आयोजन का उद्देश्य क्या रहा? यह बैठक भारत के कृषि निर्यात में बिहार की भागीदारी को बढ़ाने, साझेदारी को प्रोत्साहित करने और निवेश आकर्षित करने
आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसमें बिजनेस टू बिजनेस बैठकें, तकनीकी सत्र और 120 से अधिक स्टॉल्स वाली प्रदर्शनी शामिल रही। वैश्विक भागीदारी की बात करें, सम्मेलन में 20 देशों के 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार उद्योग प्रतिनिधि शामिल हुए। संयुक्त अरब अमीरात, जापान, जर्मनी समेत कई देशों की कंपनियों ने बिहार के चावल, मसाले, मखाना और फलों की बड़े पैमाने पर खरीद में रुचि दिखाई। स्थानीय एमएसएमई और एफपीओ को लाभ। इस आयोजन का उद्देश्य नए बाजार संबंध बनाना, स्थानीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई और किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ के लिए खरीद बढ़ाना और बिहार की कृषि क्षमता को निर्यात वृद्धि में बदलना है। मखाना निर्यात और जीआई टैग कार्यक्रम में भारत के मखाना निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीतियां रिपोर्ट जारी की गई। बिहार के मखाना, शाही लीची, भागलपुर, जर्दालू आम, कतरनी चावल, मलई पान, मधुरी पेंटिंग सहित 15 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त है, जिसका वैश्विक बाजार में विस्तार किया जा रहा है। पीएम एफएमई योजना और भविष्य। वित्त वर्ष 2024-25 में पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना यानी पीएम एफएमई के तहत बिहार में 624.42 करोड़ रुपए के 10,270 ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। राज्य में प्रस्तावित एनआईएफ संस्थान खाद्य तकनीकी नवाचार का केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना। 30/25 को बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? ताड़ के वृक्षों के मालिकों और ताड़ी निकालने वाले श्रमिकों को रोजगार एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, किससे संबंधित है ये? तो ताड़ के वृक्षों, ठीक है, और ताड़ी निकालने से संबंधित है। कब शुरू हुआ? 30 अप्रैल 2025 को, ठीक है, याद रखना। अब आइए थोड़ा सा और डिटेल में इसको देखते हैं। योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना का लक्ष्य जो है, नीरा यानी आकृत ताड़ के रस के उत्पादन, बिक्री को बढ़ावा देना, ताड़ी निकालने वालों को रोजगार देना, ताड़ के पेड़ के मालिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत खमीर युक्त ताड़ी के उपभोग को भी हतोत्साहित किया जा रहा है। लाभार्थी और प्रोत्साहन। योजना के तहत 20,000 ताड़ी निकालने वालों, जिन्हें हम बोल रहे हैं टैपर्स, को 8 रुपए प्रति लीटर नीरा की दर से प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में दी जाएगी। ताड़ वृक्ष मालिकों को 10 वृक्षों तक प्रति लीटर नीरा पर 3 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिससे अधिकतम 5850 रुपए तक की सहायता मिल सकेगी। कार्यान्वयन। यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक ताड़ी के मौसम में लागू की गई है और मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित की जा रही है। लाभार्थियों का सत्यापन और लाइसेंसिंग प्रक्रिया जीविका समूहों के माध्यम से जो है होती है। बाजार और बिक्री केंद्र की बात करते हैं। बाजार और बिक्री केंद्र। सरकार नीरा बिक्री केंद्र स्थापित कर रही है ताकि नीरा का सुरक्षित संग्रहण विपणन सुनिश्चित किया जा सके। नालंदा, गया, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में सबसे अधिक टैपर्स और ताड़ के पेड़ चिन्हित किए गए हैं। कहां पर इंपॉर्टेंट है पूछ सकता है, ठीक है। तो नालंदा में कहां पर? नालंदा में, गया में, मुजफ्फरपुर में, वैशाली, इन 4 जिलों में सबसे अधिक जो टैपर्स और ताड़ के पेड़ चिन्हित किए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य लाभ की। नीरा कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम और फास्फोरस जैसी खनिजों से भरपूर है। यह एक प्राकृतिक प्रोबायोटिक है जो प्रतिरक्षा बढ़ाने, हीमोग्लोबिन स्तर सुधारने और गर्मियों में शरीर को ठंडक देने वाला लाभकारी पेय पदार्थ, ठीक है। तो अगर हम बात करें नीरा की, तो इसमें क्या क्या है? इसके अंदर आयरन मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार की मोतीपुर पंचायत को क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 प्रदान किया। अब प्रधानमंत्री जी स्वयं मौजूद थे, इंपॉर्टेंट हो जाता है घटना, ठीक है। कहां पर थे? बिहार के मधुबनी में, ठीक है। 24 अप्रैल 2025 को इन्होंने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की घोषणा की है, ठीक है। आइए देखते हैं पुरस्कार विजेता। बिहार के समस्तीपुर जिले की मोतीपुर पंचायत को क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी ने प्रधानमंत्री से प्राप्त किया। तो ये 3 नाम याद रखो, ठीक है। क्या नाम रखना है? समस्तीपुर जिले का नाम रखना है, मोतीपुर पंचायत का नाम याद रखना है, ठीक है, और प्रेमा देवी का नाम याद रखना है, जो कि मोतीपुर पंचायत की क्या है? मुखिया, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार इनको मिला है। आगे बढ़ते हैं। इस पंचायत को पुरस्कार राशि। इस पुरस्कार के तहत मोतीपुर पंचायत को 50 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई है। चयन प्रक्रिया। क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार श्रेणी में देश भर से केवल 3 पंचायतों का चयन हुआ है, जिसमें बिहार से अकेले मोतीपुर पंचायत को चुना गया है, इसलिए ये इसके महत्व को और भी दर्शाता है, ठीक है। पुरस्कार का उद्देश्य। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास, जलवायु अनुकूल योजनाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपका, छप चुका हो, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 मई 2025 पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसे नियुक्त किया गया विपुल मोहन पंचोली को। वित्तीय वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण यानी पीएम एफएमई योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए किस राज्य ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? बिहार ने प्राप्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 के प्रथम संस्करण में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? केवल 3 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में पदक तालिका में बिहार इस स्थान पर रहा, 15वें स्थान पर रहा है। कुल 36 पदक जीते हैं, 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तथ्य को अच्छे तरीके से रख लीजिए, ठीक है। 19 मई 2025 को किसानों को कृषि विभाग की सभी योजनाओं की जानकारी देने के लिए बिहार सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बिहार कृषि मोबाइल ऐप। हाल ही में बिहार स्थित नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? सचिन चतुर्वेदी को। अप्रैल 2025 में त्रिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में कमला सुशीला प्रसाद विशेषा को चुना गया है। वो बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? भेलुपुर गांव, बक्सर जिला। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। क्या नाम इनका? कमला सुशीला प्रसाद विशेषा, ठीक है। त्रिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री बने हैं, भेलुपुर गांव, बक्सर जिला, बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है। इनका बैकग्राउंड है ये बिहार का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम लोग जून 2025 के करंट अफेयर जो कि बिहार के पूछे गए हैं, मैगजीन में दिए गए हैं, ठीक है। बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा 24 अप्रैल 2025 को बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा वंदे मेट्रो का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अमृत भारत ट्रेन सहरसा से मुंबई और 2 अन्य पैसेंजर ट्रेनों का भी शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री ने मधुबनी के झंझारपुर में वर्चुअल रूप से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, ठीक है। क्या है? पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा वंदे मेट्रो कब? 24 अप्रैल 2025 को इसका उद्घाटन हुआ है। इसी अवसर पर अमृत भारत ट्रेन जो कि सहरसा से मुंबई गई, इसका भी जो है उद्घाटन किया गया। इसके अलावा इस उद्घाटन समारोह में मधुबनी के झंझारपुर में वर्चुअल रूप से जो है प्रधानमंत्री जी मौजूद थे और उन्होंने हरी झंडी दिखाई। आगे बढ़ते हैं। वंदे मेट्रो नमो भारत रैपिड रेल, यह ट्रेन जयनगर से पटना तक, समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा, बख्तियारपुर से होते हुए चलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वंदे मेट्रो अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यात्रा समय क्या होगा? 4 घंटे 50 मिनट। पहले कितना था? 7 घंटे था। सुविधाएं क्या इसमें? वातानुकूल कवच सुरक्षा प्रणाली है, सीसीटीवी है, कुछ दरवाजे हैं, हाई स्पीड वाईफाई है, यूएसबी चार्जिंग पॉइंट्स हैं, वैक्यूम टॉयलेट हैं और आपका एर्गोनॉमिक सीटें हैं। सप्ताह में 6 दिन संचालन होगा। शनिवार को पटना से और रविवार को जयनगर से नहीं चलेगी, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हो गई इसकी, ठीक है। क्या है? शनिवार को यह पटना से और रविवार को जयनगर से ये नहीं चलेगी, ठीक है। अमृत भारत एक्सप्रेस की बात करें, सहरसा से मुंबई तक चलने वाली गैर वातानुकूलित यात्री जो है ट्रेन है अमृत भारत, ठीक है। नॉन एसी है। कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना 28 मार्च 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी पीएम KFYAIBP के तहत शामिल करने की मंजूरी दी। यह परियोजना बिहार में सिंचाई क्षमता बढ़ाने और बाढ़ प्रबंधन में मदद करेगी। परियोजना का उद्देश्य देखते हैं। कोसी नदी के अतिरिक्त जल को महानंदा नदी बेसिन तक प्रवाहित करना है, इसका मेन मोटिव यही है, ठीक है। पूर्वी कोसी मुख्य नहर
ईकेएमसी का पुनर्निर्माण और इसे मेची नदी तक विस्तार करना है। खरीफ मौसम के दौरान 2,10,516 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा प्रदान करना है। परियोजना की लागत और समय सीमा, कुल लागत इसकी 6,28,232 करोड़। कितना है? 6,28,232 करोड़ रुपए। ठीक है। केंद्रीय सहायता कितनी मिल रही है? 3,622.56 करोड़। परियोजना जो है मार्च 2029 तक पूरी हो जाएगी, इसका टारगेट रखा गया है। तकनीकी विवरण की बात हम करते हैं तो ईकेएमसी का 41.30 किलोमीटर तक पुनर्निर्माण और इसे 117.50 किलोमीटर तक मेची नदी तक विस्तार करना है। 14 साइफन एक्वाडक्ट, 9 नहर साइफन, 42 सड़क पुल और 28 हेड रेलरोड का निर्माण इसके तहत होना है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? मानसून के दौरान 2050 मिलियन क्यूबिक मीटर कोसी जल का डाइवर्जन होगा, बाढ़ नियंत्रण होगी, सिंचाई क्षेत्र विस्तार होगा, उत्तर बिहार के किसानों के लिए सिंचाई सुविधा में सुधार होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप मेंस में लिख सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पॉइंटर की। हाल ही में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनोद सिंह गुंजियाल को। 24/2025 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय स्तर का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया? मधुबनी जिले के लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में संबोधन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हो गया। क्या? मधुबनी जिले का लोहना उत्तर ग्राम पंचायत। भारतीय वायुसेना आईएएफ ने 1857 के नायक बाबू कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए एक एयर शो का आयोजन कहाँ किया है? पटना बिहार में। हाल ही में किसे बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ भाफा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डॉक्टर के मई को। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे अब मई 2025 के बिहार करंट अफेयर को। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया गया है? इसके अंदर आपका बिहार बजट को 2025-26 को कवर किया गया है पॉइंटर फॉर्म में, और साथ में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को भी साथ में कवर किया गया है। ठीक है, और फिर इसके अलावा यहाँ पे नीचे आपका बिहार करंट अफेयर दिया गया है। ठीक है, इस मैगजीन के अंदर ये कवरेज आपका था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस मैगजीन में बिहार करंट अफेयर दिया गया उसको समाप्त कर लेंगे, क्योंकि कई लोगों ने क्या किया होगा, बिहार के बजट को और इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छे से कर लिया होगा, तो उनको वीडियो के बीच में शायद इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जिनको रिक्वायरमेंट होगी इसको मैं लास्ट में रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में मैं इसको रिकॉर्ड कर दूंगा, ताकि जिनको पॉइंटर फॉर्म में रिवाइज करना होगा बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे, वो जाकर लास्ट में रिवाइज करना। ठीक है, तो उनका बीच में जो है टाइम उतना जाया नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, करंट अफेयर को समाप्त करते हैं, लास्ट में इसको जो है कंप्लीट कर दूंगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो देखते हैं क्या करंट अफेयर रहा है। प्रथम सौर वेदनम उत्सव। प्रथम सौर वेदनम उत्सव का आयोजन 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में किया गया। ठीक है, कहाँ पर? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में प्रथम सौर वेदनम उत्सव है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है, ठीक है, फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस उत्सव का उद्देश्य क्या है? भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना, युवाओं को रक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना था। उत्सव का आयोजन रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया है। प्रमुख आकर्षण क्या रहा? भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा आधुनिक हथियार और सैन्य उपकरणों का इसके अंदर प्रदर्शन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, हो सकता है छप गया हो। K9 वज्र स्वचालित तोप हथियार, लोकेटिंग रडार, स्वाति T90 भीष्म मुख्य युद्धक टैंक, BMP पैदल सेना के लड़ाकू वाहन का प्रदर्शन किया गया। भारतीय वायुसेना द्वारा 3 Su-30 MKI लड़ाकू जेट, 2 AN-32 परिवहन विमान और चेतक हेलीकॉप्टरों के साथ प्रभावशाली फ्लाई पास किया गया। वायुसेना की विशिष्ट आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम ने 8000 फीट की ऊंचाई से उच्च ऊंचाई वाला फ्री फॉल प्रदर्शन भी किया। भारतीय नौसेना के विमान वाहक पनडुब्बियों और विध्वंसक के मॉडलों का स्थिर प्रदर्शन भी किया गया। ये काफी कुछ हुआ इसके अंदर। 22 मार्च 2025 को किस राज्य ने अपनी 113वीं वर्षगांठ मनाई? तो 22 मार्च 2025 को मनाया गया है बिहार का 113वां वर्षगांठ। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 113 नंबर याद रखना। थीम क्या थी? उन्नत बिहार विकसित बिहार, स्थापना 22 मार्च 1912। ठीक है, एक प्रश्न इसका आता ही है और आएगा भी, चाहे नया वाला पूछे चाहे बैकग्राउंड जैसे पूछे। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ माता सीता माँ जानकी के भव्य मंदिर बनाए जाने की घोषणा की है? तो मिथिलांचल पुनौरा धाम सीतामढ़ी बिहार में बनाए जाने की घोषणा हुई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अप्रैल 2025 के बिहार करंट अफेयर को, जो इस मैगजीन में दिए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी की गई है। इस महत्वपूर्ण घटना ने देश भर के किसानों को समर्थन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर किया। जगह का नाम इंपॉर्टेंट हो गया, हाँ, क्या नाम है? भागलपुर। तो भागलपुर से 19वीं किस्त जारी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट। लाभार्थी और राशि 19वीं किस्त से 9.8 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ हुआ, जिसमें 2.4 करोड़ महिला किसान शामिल हैं और लगभग 22,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए। योजना विवरण। पीएम किसान के तहत पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं, जो कृषि इनपुट घरेलू आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। पिछली किस्त 18वीं किस्त अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र के वाशी से जारी की गई थी, जिससे लगभग 9.58 करोड़ किसानों को लाभ हुआ। बात करते हैं शुरुआत की और विस्तार की। पीएम किसान योजना 1 दिसंबर 2018 को शुरू की गई। अब क्या होता है कि हमें लगता है कि पीएम किसान योजना 1 दिसंबर 2018 की है, तो क्यों पूछा? क्योंकि अब यहाँ से किस जारी हुई ये चर्चा में आ गया, तो बैकग्राउंड जाकर प्रश्न बनता है। ठीक है, और ये इस मैगजीन की एक खासियत है कि बैकग्राउंड वाली चीज दी रहती है, तो इसलिए बैकग्राउंड का क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ठीक है, तो पीएम किसान योजना 1 दिसंबर 2018 को शुरू हुई थी, जो शुरू में छोटे और सीमांत किसानों को लक्षित करती थी, लेकिन बाद में सभी भूमिधारक किसानों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया। कानून और उद्देश्य क्या है? यह एक केंद्र प्रायोजित योजना, सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है। ठीक है, जिसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि खर्चों को पूरा करने, साहूकारों पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण प्रदान करके वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियनशिप 2025। 22 फरवरी 2025 को बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियनशिप 2025 की आधिकारिक उद्घाटन मुजफ्फरपुर के स्पोर्ट्स भवन में किया गया। इस कार्यक्रम ने राज्य में महिलाओं के बीच वुशु की बढ़ती लोकप्रियता को उजागर किया और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभा को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा। तो कहां पर उद्घाटन हुआ है? उद्घाटन हुआ है आपका मुजफ्फरपुर के स्पोर्ट्स भवन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य और संगठन की हम बात करते हैं। चैंपियनशिप का आयोजन जिला खेल विभाग बिहार वुशु एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के बीच वुशु को बढ़ावा देना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। भागीदारी। बिहार के विभिन्न जिलों से 300 से अधिक महिला खिलाड़ियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिससे खेल के प्रति राज्य के उत्साह का प्रदर्शन हुआ। विजेता टीम मुजफ्फरपुर की टीम ने कुल खिताब जीता, जो शहर के खेल और वुशु के प्रति मजबूत परिमाण को दर्शाता है। ठीक है, वुशु की लोकप्रियता। वुशु एक चीनी मार्शल आर्ट है, जिसे अक्सर कुंग फू कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। बिहार ने इस खेल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कई उल्लेखनीय खिलाड़ी पैदा किए। बात करते हैं नालंदा में विकास परियोजनाओं का उदाहरण। 20 फरवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान नालंदा में एक महत्वपूर्ण विकास अभियान की शुरुआत की, जिससे क्षेत्र के बुनियादी ढांचे सार्वजनिक कल्याण में महत्वपूर्ण निवेश हुआ। इस पहल ने स्थानीय आबादी के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने पर सरकार के ध्यान को उजागर किया। कुल परियोजनाएं और निवेश। मुख्यमंत्री ने कुल 263 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, इनकी कुल लागत 820.72 करोड़ रुपए है। इसमें नालंदा में बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए पूरी और आगामी दोनों पहल शामिल है।
परिणाम का विवरण। इन परिणामों में 170 का कुल मूल्य 361.66 करोड़ रुपए के साथ आधिकारिक उद्घाटन किया गया, जबकि 86 नए परिणामों का शिलान्यास 459.05 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। उद्घाटन परिणामों में नानंद गांव में अमृत सरोवर योजना के तहत एक तालाब, एक सुंदर पार्क, एक वातानुकूलित डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन शामिल है। इसके अतिरिक्त 19.22 लाख रुपए की लागत से एक सामाजिक उत्थान पार्क का निर्माण किया गया। सामाजिक कल्याण पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12 महादलित परिवारों को नवनिर्मित घर सौंपे, जिसमें बिजली, पानी, बागवानी जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई। जीविका बहनों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई। भविष्य की विकास योजनाएं। भविष्य के परिणाम में राजगीर में एक डायनासोर पार्क का निर्माण, पंचाने सिंचाई योजना का पुनरुत्थान विकास तथा सरमेरा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना शामिल है। इन पहलों का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और जीवन स्तर में सुधार करना है। गया जिले की पाषाण कला को मिला जीआई टैग। 20 फरवरी 2025 को बिहार के गया जिले की पाषाण यानी पत्थर कला को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। यह मान्यता इस प्राचीन कला रूप से जुड़ी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कौशल को उजागर करती है। तो सीधा प्रश्न यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है, पाषाण कला, ठीक है, बिहार के गया जिले क्या मिला है, जीआई टैग। स्थान और महत्व की बात करते हैं। पाषाण कला का केंद्र मुख्य रूप से गया जिले के नीमचक बथानी प्रखंड का पत्थरकट्टी गांव, ठीक है, ये नाम याद रखना आप लोग। क्या नाम है, नीमचक बथानी प्रखंड पत्थरकट्टी गांव। यह गांव भगवान बुद्ध और महावीर की मूर्तियों सहित अपनी जटिल पाषाण नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। शिल्पकार और वैश्विक पहचान। इस पारंपरिक शिल्प में 650 से अधिक शिल्पकार शामिल हैं। जीआई टैग से उनकी वैश्विक पहचान बढ़ने और उनके काम के लिए विदेशों में विशिष्ट पहचान प्रदान करके उनकी आय बढ़ाने की उम्मीद है। इतिहास और उत्पत्ति। पत्थरकट्टी गांव का नाम रानी अहिल्याबाई होलकर ने रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इतिहास में जाके, किसने रखा था, रानी अहिल्याबाई होलकर ने। यह क्षेत्र काले ग्रेनाइट पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग विष्णुपद मंदिर बनाने के लिए किया गया था। विविध कलाकृतियां। धार्मिक मूर्तियों के अलावा अन्य विभिन्न कला रूप में भी पत्थर का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जो स्थानीय शिल्पकारों की बहुमुखी प्रतिभा और कौशल को दर्शाते हैं। बिहार के अन्य जीआई टैग प्राप्त उत्पाद देखिए। बिहार के पास कई अन्य उत्पाद हैं जिनके पास जीआई टैग है, जिसमें जर्दालू आम है, शाही लीची है, करातानी चावल है, मगही पान है, मधुबनी पेंटिंग है। बात करते हैं बुद्ध महोत्सव 2025 की। 2025 का बौद्ध महोत्सव 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच बोध गया में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम ने बौद्ध धर्म के सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्व को उजागर किया, जिसमें दुनिया भर के प्रतिभागियों ने भाग लिया। महोत्सव में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों का मिश्रण दिखाया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों और इंडोनेशिया, लाओस, जापान सहित 6 देशों के कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां शामिल थी। कितने देश थे, 6 देश। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी। इस कार्यक्रम में महाबोधि सम्मेलन केंद्र में एक बौद्ध फिल्म महोत्सव भी शामिल था, जिसमें कई देशों के प्रमुख फिल्म निर्माताओं और लेखकों को आमंत्रित किया गया था। सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो महोत्सव भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को, मानवता तथा अहिंसा, करुणा, शांति और ध्यान जैसे सिद्धांतों को बढ़ावा देता है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। स्थान के महत्व की बात करते हैं। बोधगया, जहां यह महोत्सव आयोजित होता है, बौद्धों के लिए पवित्र है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, जापान, चीन, थाईलैंड और म्यांमार जैसे देशों के हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों इस महोत्सव में शामिल होते हैं। राष्ट्रीय खेलों में 25 साल बाद बिहार ने जीता स्वर्ण पदक। हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार ने स्वर्ण पदक जीतकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस जीत ने 25 साल बाद राष्ट्रीय खेलों में बिहार का पहला स्वर्ण पदक किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हो जाती है, क्योंकि 25 साल लगे, ठीक है, कितने साल लगे, 25 साल लगे राष्ट्रीय खेलों में बिहार को पहला स्वर्ण पदक प्राप्त होने में, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। विजेता इवेंट की बात करते हैं। बिहार की महिला खिलाड़ी खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति ने ट्रिपल महिला लॉन बॉल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो तीनों का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। क्या नाम है इनका, खुशबू कुमारी, निखत खातून, पायल प्रीति। खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल, ठीक है, एनपीके याद रख लो, ठीक है, एनपीके याद रहेगा इनका नाम, ठीक है, एनपीके यानी निखत खातून, पी से पायल प्रीति और के से खुशबू कुमारी, ठीक है, एनपीके याद रखो। इन्होंने कमाल कर दिया है, स्वर्ण पदक जीत लिया है। किस खेल में जीता है, ट्रिपल महिला लॉन बॉल इवेंट में, ठीक है। उन्होंने अंतिम मैच में पश्चिम बंगाल को 15-14 के अंतर से हराया, मतलब काफी टफ फाइट चली, ठीक है। पदक तालिका में बिहार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल 12 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत, 5 कांस्य शामिल हैं, जिससे वह कुल मिलाकर 29वें स्थान पर रहा। तो बिहार की रैंक कितनी थी, 29 थी। टोटल पदक कितने मिले, 12। 12 को तोड़ो, गोल्ड कितना मिला, 1 मिला, 6 का मिला सिल्वर एंड रजत और 5 का मिला कांस्य। टोटल कितने हो गए, 12 पदक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 38वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में आयोजित किया गया। इस आयोजन में 32 खेल विधाएं शामिल थी। इनका उद्घाटन देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में किया गया। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य की हम बात करते हैं, तो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है। महाराष्ट्र ने 54 स्वर्ण, 71 रजत और 76 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। उसके बाद हरियाणा का नंबर आता है, उसमें 48 स्वर्ण, 45 रजत और 58 कांस्य। भविष्य में राष्ट्रीय खेल 39वां राष्ट्रीय खेल 2026 कहाँ होगा, मेघालय में होने वाला है, ठीक है। तो ये वाला उत्तराखंड में होगा, अगला कहाँ होगा, मेघालय में होगा। कौन से नंबर का, 39 नंबर का। और इस वाले में यानी 38वें में कौन नंबर 1 पर रहा, महाराष्ट्र रहा, 54 स्वर्ण, 71 रजत और 76 कांस्य के साथ दूसरे नंबर पर हरियाणा, ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 बिहार के लिए प्रमुख आवंटन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। आइए उन प्रावधानों को देखते हैं। पहले बात करते हैं मखाना बोर्ड की। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। मिथिला मखाना को 2022 में जीआई टैग मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब मिला था जीआई टैग, मिथिला मखाना को 2022 में जीआई टैग मिला था, ठीक है, जिसमें बिहार भारत के कुल उत्पादन में 80% योगदान देता है। तो मखाना की बात की जाए तो 80% योगदान है बिहार का, पूरा मखाना उत्पादन कितना, 80% योगदान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी 2 स्टेटों में पूछ सकता है। विमानन संरचना बात करते हैं। बिहार में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। पटना हवाई अड्डे की क्षमता विस्तार और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे के विकास की भी योजना है। तो बिहटा में क्या बनने जा रहा है, बिहटा बनने जा रहा है ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा। शिक्षा और बुनियादी ढांचे की बात करते हैं। आईआईटी पटना के बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं मार्च की तरफ। मार्च 2025 के बिहार कैलेंडर को हम लोग देखते हैं। 50वां अखिल भारतीय सभापति सम्मेलन 20 जनवरी 2025 को अखिल भारतीय सभापति सम्मेलन का 50वां सत्र 85 सत्र कहाँ हुआ है, पटना में किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्घाटन सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। स्पीकर साहब मौजूद थे वहाँ पे। सम्मेलन का विषय है संविधान की 75वीं वर्षगांठ के परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधानमंडलों का योगदान। तो इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट होगी, तो तीन रट लो। कहाँ हुआ है 85 सत्र, ये हुआ है पटना में। उद्घाटन किया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। थीम क्या थी, संविधान की 75वीं वर्षगांठ के परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधानमंडलों का योगदान, ठीक है। बात करते हैं भागीदारी की। विभिन्न राज्य विधानसभाओं, लोकसभा, राज्यसभा से 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया। काफी बड़ा आयोजन था। आधुनिकीकरण पर ध्यान। सम्मेलन में विधानमंडलों के सचिवों की बैठक भी शामिल थी, जो विधायी कार्रवाई की दक्षता, प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रमुख कार्यक्रम सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संसद की प्रक्रिया
और कार्यविधि पुस्तक के 8वें संस्करण का विमोचन और बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन शामिल है। ठीक है, ये भी वहां पर हुआ है। ठीक है, कौन सी किताब का था? संसद की, रट लो, इसको भी रट लो, है संसद की प्रक्रिया और कार्यविधि पुस्तक का 8वां संस्करण का विमोचन भी हुआ है और बिहार विधान परिसर में आपका नेवा सेवा केंद्र, ठीक है, नेवा सेवा केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त प्रक्रिया की तिथि में बढ़ोतरी। 31 दिसंबर 2024 को यह घोषणा की गई कि बिहार सरकार चल रही भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त प्रक्रिया को 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत नई समय सीमा जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। तो एक्सटेंशन हुआ है तो बंद हो जाता है। नई समय सीमा कब तक गई है? जुलाई 2026 तक गई है। ठीक है, 1 वर्ष का एक्सटेंशन किया गया है इसको। नई समय सीमा भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया की समय सीमा अब जुलाई 2026 तक बढ़ा दी गई है, जो पहले जुलाई 2025 थी। उद्देश्य क्या है? इस विस्तार का उद्देश्य लोगों को होने वाली असुविधाओं को कम करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। प्रारंभिक शुरुआत भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त की प्रक्रिया इस वर्ष सितंबर में शुरू हुई थी, जिसका लक्ष्य 1 वर्ष में इसे पूरा करना था। ठीक है, अब देखते हैं फरवरी 2025 के करंट अफेयर को। बिहार बिजनेस कैंड 2024। हाल ही में बिहार बिजनेस कैंड के दूसरे संस्करण के आयोजन की सफलता पर चर्चा की गई, जिसने 1.80 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को आकर्षित किया है। निवेश प्रतिबद्धताएं इस आयोजन में 423 समझौते ज्ञापनों पर एमओयू पर साइन हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में 1.80 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रतिबद्धताएं हुई हैं। व्यवसाय करने में आसानी पर ध्यान केंद्रित। राज्य सरकार ने निवेशकों के लिए व्यापार करने में आसानी को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक 5 से 10 एमओयू के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की घोषणा की। बात करते हैं निगरानी और समीक्षा की। राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड इन निवेशों की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करेगा ताकि समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। महत्वपूर्ण वृद्धि 2023 संस्करण की तुलना में, जिसमें 50,300 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताएं शामिल हुई थी, 2024 के संस्करण में निवेश प्रस्ताव में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। बात करते हैं बिहार 2025 में महिलाओं का कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा। ठीक है, बिहार क्या करने जा रहा है? महिलाओं के कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है 2025 में। 23 दिसंबर 2024 को घोषणा की गई कि बिहार मार्च 2025 में महिलाओं का कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा। दूसरी बार मेजबानी, यह दूसरी बार होगा बिहार महिलाओं कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा। इससे पहले 2012 के टूर्नामेंट के आरंभ में इसने मेजबानी की थी। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी टूर्नामेंट में 14 देशों के भाग लेने की संभावना, जिसमें एशिया, भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, नेपाल, संभावित रूप से पाकिस्तान, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की टीमें शामिल होंगी। कहां पर ये होगा? मैच राजगिरी स्पोर्ट्स अकादमी में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 5000 दर्शकों की क्षमता वाला एक आधुनिक इंडोर स्टेडियम है। बिहार में कबड्डी को बढ़ावा देना। विश्व कप की मेजबानी का उद्देश्य बिहार में खेल विकास को बढ़ावा देना, स्थानीय एथलीटों को प्रेरित करना और युवाओं के बीच कबड्डी को बढ़ावा देना है। ऐतिहासिक महत्व, यह आयोजन बिहार के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। 2012 के टूर्नामेंट की सफलता पर निर्माण करता है और कबड्डी की दुनिया में राज्य के प्रोफाइल को बढ़ाता है। बाइटक्स 2024 डाक विरासत का उत्सव। 1 दिसंबर 2024 को पटना में एक राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बाइटक्स 2024 का शुभारंभ हुआ। डाक इतिहास का प्रदर्शन। प्रदर्शनी में 153 संग्रहकर्ताओं द्वारा क्यूरेट किए गए लगभग 20,000 टिकट को प्रदर्शित किया गया, जो बिहार के समृद्ध डाक इतिहास की झलक प्रदान करते हैं। विश्व का पहला डाक टिकट। एक प्रमुख आकर्षण अजीमाबाद एक कन्नी और 2 अन्नी है, जो 250 साल पहले पटना में एक तांबे के सिक्के से तैयार किया गया। इसका पहला डाक टिकट है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, अजीमाबाद एक कन्नी और 2 अन्नी 250 साल पहले पटना में एक तांबे के सिक्के, ठीक है, तैयार किया गया था। इसका पहला डाक टिकट। शैक्षिक फोकस। प्रदर्शनी का उद्देश्य आगंतुकों, विशेषकर युवा दर्शकों को डाक सेवाओं के इतिहास और महत्व के बारे में शिक्षित करना है। पुस्तक विमोचन। ग्लोरी ऑफ बिहार और पोस्टल हेरिटेज ऑफ बिहार नामक 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया, जो बिहार के डाक इतिहास में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है किताबें, ग्लोरी ऑफ बिहार और पोस्टल हेरिटेज ऑफ बिहार। ठीक है, बाइटक्स 2024 डाक संग्रह को मनाने और बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जो लोगों को डाक टिकटों की आकर्षक दुनिया के माध्यम से उनके इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है। बिहार में ऋण आउटरीच कार्यक्रम। 30 नवंबर 2024 को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने बिहार के मधुबनी में एक ऋण आउटरीच कार्यक्रम में भाग लिया, जहां 50,294 लाभार्थियों को 1121 करोड़ रुपए ऋण जो है वितरित किए गए। ऋण स्वीकृति पत्र विभिन्न योजनाओं के तहत वितरित किए गए, जिसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड, स्टैंड अप इंडिया, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा शामिल है। ड्रोन दीदी योजना। मंत्री ने महिला सशक्तिकरण के महत्व पर प्रकाश डाला और स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ड्रोन दीदी पहल का विशेष रूप से उल्लेख किया। सरकारी योजनाओं में भागीदारी को प्रोत्साहित किया। बुनियादी ढांचा विकास। नाबार्ड के ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए 155.84 करोड़ रुपए और फिरवी ने 75.52 लाख रुपए स्वीकृत किए। बैंकों ने भी सीएफआर गतिविधियों के माध्यम से स्कूली शिक्षा, बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से लड़कियों के लिए में सुधार करने में योगदान दिया। स्थानीय कारीगर पर ध्यान केंद्रित। मंत्री ने मिथिला चित्रकला संस्थान का दौरा किया। मिथिला पेंटिंग, टेराकोटा कला में विशेष कारीगरों से बातचीत की। आयुष्मान भारत कार्ड वितरण। कार्यक्रम के दौरान 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY कार्ड प्राप्त हुए। बिहार की स्वास्थ्य प्रणाली पर सीएजी की रिपोर्ट। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने बिहार विधानसभा और विधान परिषद को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और प्रबंधन में महत्वपूर्ण अंतरालों पर प्रकाश डाला है। मानव संसाधन की कमी। बिहार में विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण रिक्तियों, डॉक्टर जनसंख्या अनुपात WHO की सिफारिश के काफी कम होने के साथ स्वास्थ्य पेशरों की भारी कमी है। बुनियादी ढांचे की कमी। उप जिला अस्पतालों में कार्यात्मक ऑपरेशन थिएटर जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। अपूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंच। गर्भवती महिलाओं को अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल मिली और प्रमुख दवाएं स्वास्थ्य सुविधाओं की महत्वपूर्ण संख्या में अनुपलब्ध थी। बजट का अल्प उपयोग। बिहार ने अपने आवंटित स्वास्थ्य बजट का केवल 69% खर्च किया है, जो संसाधनों के अप्रभावी उपयोग का संकेत देता है। एफडीजी 3 पर खराब प्रदर्शन। नीति आयोग की एफडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार ने एफडीजी 3 यानी स्वास्थ्य क्षेत्र में खराब प्रदर्शन किया है, जो मातृ और शिशु स्वास्थ्य परिणामों में महत्वपूर्ण अंतराल को दर्शाता है। आइए देखते हैं जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। बिहार के 12,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में दरभंगा एम्स की आधारशिला रखी तथा बिहार में 12,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दरभंगा एम्स के निर्माण से बिहार के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार आएगा। दरभंगा एम्स में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, आयुष ब्लॉक, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, आवासीय सुविधाएं, एक रैन बसेरा शामिल होगा, जो बिहार और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को तृतीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने 5,070 करोड़ रुपए की लागत वाली कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें NH 327 के 4 लेन वाले गलगलिया अररिया खंड का शुभारंभ किया, जो अररिया से गलगलिया होते हुए पश्चिम बंगाल तक एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा। रेलवे क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने सोन नगर बाईपास रेलवे लाइन और झंझारपुर लोकाहा बाजार रेलखंड सहित 1740 करोड़ रुपए के अधिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। दरभंगा बाईपास रेलवे लाइन दरभंगा जंक्शन पर यातायात की भीड़ को कम करने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने 5 जिलों दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी और शिवहर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन
नेटवर्क की आधारशिला रखी, जिसका उद्देश्य घरों में पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना है। ठीक है, इन जगहों का नाम याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की आधारशिला रखी गई है। क्या नाम है? दरभंगा, मधुबनी, ठीक है, सुपौल, सीतामढ़ी और शिवहर। ठीक है, तो डीएम साहब एसक्यू, ठीक है, डीएम साहब ने फोर्सेस का एसक्यू किया। ठीक है, एसक्यू से आ जाएंगे सुपौल, सीतामढ़ी और शिवहर, और डीएम से आ जाएंगे दरभंगा और मधुबनी। ठीक है, इससे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शारदा सिन्हा का निधन 5 नवंबर 2024 को बिहार कोकिला के नाम से विख्यात प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया और लंबे समय से मल्टीपल माइलोमा नामक रक्त कैंसर से जूझ रही थी। शारदा सिन्हा ने 1980 में आकाशवाणी और दूरदर्शन से अपने संगीत करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले लोकप्रिय छठ पूजा गीतों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्धि प्राप्त की। उनकी लोकप्रियता भोजपुरी, मैथिली, मगही, हिंदी सहित कई भाषाओं में गाए जाने से बढ़ी। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों जैसे मैंने प्यार किया, गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 में गाने गाए, जिससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता प्राप्त हुई। भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1991 में पद्मश्री और वर्ष 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था और अब उन्हें दिया है मरणोपरांत पद्म विभूषण। जमुई के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन 15 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की 150 जयंती वर्ष समारोह के दौरान लगभग 6640 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में जनजातियों के पक्के मकान के लिए लगभग 1.5 लाख स्वीकृति पत्र, जनजातीय विकास, जनजातीय बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए स्कूल और छात्रावास, जनजातीय महिलाओं के लिए खास सुविधाएं, जनजातीय क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़क परियोजनाएं, जनजातीय संस्कृति को संरक्षित करने के लिए जनजातीय संग्रहालय और खोज केंद्र आदि शामिल हैं। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनजातियों में सुधार, प्रशिक्षण देना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन के तहत निर्मित 11,000 घरों के लिए गृह प्रवेश समारोह में भाग लिया। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में सुधार के लिए पीएम जनमन के तहत 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सव अभियान DAJGUA के तहत 30 MMU भी लॉन्च किए। आदिवासी उद्यमिता और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 300 वन धन विकास केंद्रों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और जबलपुर में 2 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालयों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, सिक्किम के गंगटोक में 2 आदिवासी अनुसंधान संस्थानों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने के लिए 500 किलोमीटर नई सड़क और पीएम जनमन के तहत सामुदायिक केंद्रों के रूप में काम करने वाले 100 बहुउद्देशीय केंद्रों की आधारशिला रखी। राज्य में आलू की कुफरी चिपकूनावन किस्म को प्रोत्साहन 28 अक्टूबर 2024 को बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की कि सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को आपूर्ति बढ़ाने के लिए 7 जिलों में कुफरी चिपकूनावन आलू किस्म पेश की है। कृषि भवन में सब्जी उत्पादक किसानों को संबोधित करते हुए पांडे ने बताया कि इस किस्म की खेती 150 हेक्टेयर में करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें औरंगाबाद, गया, पटना, नालंदा, सारण, समस्तीपुर, वैशाली के किसान भाग लेने के लिए सहमत हैं। उनकी प्रसंस्करण संबंधी मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक किसानों से कुफरी चिपकूनावन की खेती और उत्पादन में शामिल होने का आग्रह किया गया। इसका उद्देश्य स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना। कुफरी चिपकूना चिप्स और फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए आलू की सबसे अधिक मांग वाली किस्म है। राज्य में प्रोसेसिंग यूनिट लगने से आलू की कुफरी चिपकूनावन किस्म की मांग बढ़ गई है। बिहार में वर्तमान में लगभग 3.2 लाख हेक्टेयर भूमि पर आलू की खेती की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3.29 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या होती है? आलू की खेती की जाती है, जिससे 87.90 लाख मीट्रिक टन उपज होती है तथा उत्पादकता दर 26.71 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। कुल मिलाकर आलू और सब्जी की खेती 9.10 लाख हेक्टेयर में फैली हुई है, जिससे 19.30 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 175.30 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होता है, जिससे बिहार देश में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। बिहार बिजनेस इन्वेस्टर्स मीट 28 अक्टूबर 2024 को राज्य उद्योग विभाग की सचिव वंदना पेशी की उपस्थिति में बेंगलुरु में बिहार बिजनेस कनेक्ट इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। इसे बिहार सरकार द्वारा 13 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य पटना में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेश सम्मेलन बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 के पूर्ववर्ती कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया। इस इन्वेस्टर मीट बिहार की क्षमता को उजागर करना, निवेशक शिखर सम्मेलन अनलॉकिंग बिहार पोटेंशियल इन्वेस्टर समिट नामक थीम पर आयोजित की गई। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम क्या है? अनलॉकिंग बिहार पोटेंशियल इन्वेस्टर समिट। ठीक है, बिहार की क्षमता को उजागर करना, निवेशक शिखर सम्मेलन। इस इन्वेस्टर मीट का उद्देश्य आईटी, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, सामान्य विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में बिहार की व्यापक क्षमता को प्रदर्शित करना था। इसका एक अन्य उद्देश्य उभरते अवसरों, रणनीतिक बुनियादी ढांचे, परियोजनाओं और आकर्षक नीतियों को प्रस्तुत करना भी था। दिल्ली, मुंबई औद्योगिक गलियारा और अमृतसर, कोलकाता औद्योगिक गलियारा जैसे औद्योगिक गलियारों के विकास के साथ बिहार पर्याप्त निवेश आकर्षित करने की अच्छी स्थिति में है। आइए देखते हैं पॉइंट। 23 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन एवं शैक्षणिक भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। 12 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम NICDC और बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी BIADA ने प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए गया में एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना के लिए स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। तो ये इकाई कहाँ बनेगी? इकाई बनेगी भाई गया में। बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ बनेगी? इकाई गया में बनेगी। ठीक है, 11 नवंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में आयोजित पहली एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने राजगीर खेल अकादमी सह विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित एथलेटिक ट्रैक एवं फुटबॉल मैदान का भी लोकार्पण किया। 11 नवंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मौलाना अबुल कलाम आजाद स्मृति स्मारक का भी लोकार्पण किया है। 9 नवंबर 2024 को राज्य खेल विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी शिशिर सिन्हा को बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर का पहला कुलपति नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या नाम इनका? शिशिर सिन्हा, बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर का पहला कुलपति। 4 नवंबर 2024 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि बिहार के भागलपुर जिले में स्थित सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम हिंदू तीर्थ स्थल आज गैबीनाथ धाम के नाम पर रखा जाएगा। तो नाम क्या होगा? सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम होगा आज गैबीनाथ धाम। हाल ही में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ न्यूनतम विषैली प्रजाति कॉमन कैट स्नैक, ठीक है, बोइगा ट्राइगोनाटा की खोज की गई है। कहाँ पर की गई है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दिसंबर 2024 के करंट अफेयर को। महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के शुभांकर का अनावरण 5 अक्टूबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला एशिया चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी 2024 वुमेन्स एशिया चैंपियनशिप हॉकी ट्रॉफी 2024 के लोगो और शुभांकर का अनावरण किया। यह ट्रॉफी 11 से 20 नवंबर 2024 तक राजगीर में आयोजित की जाएगी। इसके शुभांकर का नाम गुड़िया है, जो बिहार के राजकीय पक्षी गौरैया से प्रेरित है। लोगो में बोधिवृक्ष और हॉकी स्टिक है। बोधिवृक्ष ज्ञान, शक्ति, प्रभाव, वैश्विकता और विकास का प्रतीक है। बिहार मंत्रिमंडल ने 2024 चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए हॉकी इंडिया को 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस चैंपियनशिप में भारत, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान सहित 6 देश भाग ले रहे हैं। कितने? टोटल 6 देश इसके अंदर भाग ले रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 139W, कौन सा? 139W के चौड़ीकरण हेतु मंजूरी। 17 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 139W पर मानिकपुर से साहेबगंज के बीच 44.65 किलोमीटर लंबाई वाले मार्ग के चौड़ीकरण के लिए
1712.33 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना बौद्ध सर्किट के रास्ते में पटना से बेतिया तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी, जिससे वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों के धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक विकास को लाभ होगा। परियोजनाओं की मुख्य विशेषताओं में एक प्रमुख पुल होगा, 3 फ्लाईओवर होंगे, 25 अंडरपास होंगे और एक आरओबी शामिल है। केंद्रीय बजट 2024-25 में राष्ट्रीय राजमार्ग 139W यानी NH 139W को चौड़ीकरण करने के लिए घोषणा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, बुनियादी संकेतकों में बिहार की प्रगति। 8 अक्टूबर 2024 को नीति आयोग के एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी PEO वी आर सुब्रमण्यम ने गया में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी संकेतकों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अगले कुछ वर्षों में इस संदर्भ में देश के बाकी हिस्सों के बराबर पहुंच जाएगा। नीति आयोग के CEO ने बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास यानी BIPART BIPARD गया परिसर में 3 सुविधाओं जेन नेक्स्ट लैब, विकास चिंतन कक्ष, नीति फाला का उद्घाटन किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। क्या हुआ है? जेन नेक्स्ट लैब, विकास चिंतन कक्ष और नीति फाला, ठीक है, इसका उद्घाटन हुआ है कहाँ पर? गया परिसर में। गया परिसर में BIPARD के जेन नेक्स्ट लैब प्रशासकों को डेटा संचालित निर्णय लेने, पूर्वानुमान विश्लेषण, शासन अनुकूल में प्रशिक्षित करने के लिए सुरक्षित कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाएगी। नीति फाला लैब उन्नत सिमुलेशन तकनीकों का उपयोग करके एक इमर्सिव लर्निंग वातावरण बनाएगी, जिससे प्रशिक्षु अपने शासन कौशल को बढ़ाने के लिए वास्तविक दुनिया के प्रदेशों से जुड़ेंगे। वहीं पर अगर बात करें विकास चिंतन कक्ष की, तो ये राज्य अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर रणनीति बनाने और विचार विमर्श करने के हेतु जो है एक सहयोगात्मक स्थान प्रदान करेगी। बिहार गतिशील और डेटा संचालित लैब स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। ये पहला ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बना? बिहार पहला राज्य बन गया है। इस लैब का उद्देश्य बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों को अत्याधुनिक डेटा संचालित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित उपकरणों से लैस करना है, ताकि वे निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक सटीक और प्रभावी बना सके। बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व हेतु सैद्धांतिक मंजूरी। बिहार राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार द्वारा 8 अक्टूबर 2024 को दी गई जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के विकास के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तो कहाँ बनेगा भाई? कैमूर जिले के में आपका ये दूसरा बाघ अभ्यारण्य बनने वाला है। यह निर्णय बिहार सरकार द्वारा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव के बाद लिया गया है। कैमूर टाइगर रिजर्व की योजना में एक बफर जोन शामिल है, जिसमें शेरगढ़ किला और 58 गांव शामिल है। इन्हें कोर जोन से बाहर रखा जाए। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR अब एकमात्र टाइगर रिजर्व था, ठीक है। तो अभी तक कौन सा था? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR था पश्चिमी चंपारण जिले में एकमात्र। और दूसरा आपका बनने जा रहा है, दूसरा आपका बनने जा रहा है कैमूर जिले में, बिहार के दूसरा बाघ, ठीक है। तो दोनों पॉइंट याद हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि बाघ रिजर्व की वहन क्षमता पूरी होने के बाद दूसरे रिजर्व की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। इस अभ्यारण्य में वर्तमान में 54 बाघ हैं। इसकी क्षमता 45 से अधिक है, ठीक है। कितने बाघ हैं मौजूदा टाइम पे? 54 बाघ। पॉइंट को देखते हैं। 10 अक्टूबर 2024 को बिहार डाक सर्किल ने उद्योगपति और परोपकारी रतन नवल टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशेष खबर जारी की। इसने बिहार डाक सर्किल 17 अक्टूबर 2024 को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने पटना में 4थी PM गतिशक्ति पूर्वी क्षेत्र जिला स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला गतिशक्ति ईस्टर्न जोन डिस्ट्रिक्ट लेवल कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का आयोजन किया है। 21 अक्टूबर 2024 को बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने राजधानी पटना के पास बिहटा में राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ? बिहटा में। 4 अक्टूबर 2024 को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने न्यायिक कोटे से 2 नवनियुक्त न्यायाधीशों शशिभूषण प्रसाद सिंह और अशोक कुमार पांडे को पदों गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो 2 कौन जुड़े हैं? शशिभूषण प्रसाद सिंह और अशोक कुमार पांडे। 2 अक्टूबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर पटना में नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण किया। अक्टूबर 2024 में बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर के पिपरा कोठी में कछुए की दुर्लभ प्रजाति पाई गई। अब देखते हैं हम लोग नवंबर 2024 के बिहार करंट अफेयर। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना। 10 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना शुरू करने को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना का उद्देश्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाना है। यह योजना विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 छोटे पुलों के निर्माण पर केंद्रित है। तो सीधा प्रश्न पूछा है किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना। तो सीधा प्रश्न बन गया आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 छोटे पुलों के निर्माण पर केंद्रित है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर छोटे पुलों का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग RWD 100 मीटर लंबाई तक के पुलों का निर्माण करेगा। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करेगा। इस पहल में उन दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है जो अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण कठिनाइयों का सामना करते हैं। पेयजल सहित विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास। 2 सितंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम में पेयजल हेतु सोन नदी का जल उपलब्ध कराने के लिए 1347 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको? औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम, ठीक है। यहाँ पर पेयजल हेतु सोन नदी का जल उपलब्ध कराना है। कितने रुपए खर्च होंगे? 1347 करोड़ रुपए। इसके लिए आधारशिला रख दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रोहतास जिले के डेहरी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी प्रयोगशाला, स्ट्रीट लाइट परियोजना की स्थापना, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना BRLM के अंतर्गत 1864 स्वयं सहायता समूहों को 74.17 करोड़ रुपए का चेक वितरित किया। बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना BRLP को लोकप्रिय रूप से जीविका दीदी, जीविका के नाम से भी जाना जाता है। जीविका विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एक ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम है जो बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है, जीविका। आगे बढ़ते हैं। अमृतलाल मीणा बिहार के नए मुख्य सचिव। हाल ही में 1989 बैच के बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी अमृतलाल मीणा बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और ब्रजेश मल्होत्रा की जगह लेंगे, जो 31 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे। वह इससे पहले कोयला मंत्रालय MOC के सचिव थे। उन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT में विशेष सचिव लॉजिस्टिक्स के रूप में कार्य किया है। उनके अनुभव में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भूमिकाएं शामिल है। 2022 से 2024 के बीच 12,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। बिहार को वर्ष 2022 और 2024 के बीच 12,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो वर्ष 2016 और 2022 के बीच प्राप्त 2,500 करोड़ रुपए की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाते हैं। ब्रिटानिया, पेप्सिको, टाटा समूह, मेदांता जैसी प्रमुख कंपनियां राज्य में निवेश कर रही हैं। यह निवेश मुख्य रूप से कपड़ा, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, सीमेंट उद्योग के क्षेत्र में है। प्रमुख परियोजनाओं में अंबुजा सीमेंट्स की 16,000 करोड़ रुपए की इकाई, टाटा समूह का ताज होटल और मेदांता का अस्पताल शामिल है। निजी व्यवसायों के आने से स्वास्थ्य सेवा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे सरकारी अस्पतालों पर बोझ कम हुआ है। प्रचुर मात्रा में कच्चे माल द्वारा समर्थित खाद्य प्रसंस्करण में बिहार की ताकत को भविष्य के निवेश वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है।
बाकी करंट अफेयर को कॉन्ट्रफॉर्म में देखते हैं। 10 सितंबर 2024 को बिहार सरकार ने राज्य में पर्यटन बुनियादी ढांचे बाजार वितरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं विपणन नीति 2024 को स्वीकृति दी है, जिससे यह संस्कृति परिस्थिति व विरासत पर्यटन का केंद्र बन सके। 10 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने पटना में सम्राट अशोक कॉन्क्लेव सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के ज्ञान भवन में सामाजिक रूप से न्यायसंगत, सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायतें, सोशली जस्ट एंड सोशली सिक्योर्ड पंचायत विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय कार्यशाला 10 से 12 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित की गई है। तो कहाँ पर किया गया है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर, ठीक है, ये ज्ञान भवन में, कहाँ पर है, पटना में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हॉकी इंडिया ने 29 अगस्त 2024 को घोषणा की 11 से 20 नवंबर 2024 के मध्य राजगीर में आगामी हॉकी महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 आयोजित की जाएगी। तो कहाँ पर हुई है ट्रॉफी, राजगीर, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया। 29 अगस्त 2024 को भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बोधगया में 8 राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के लिए 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो कहाँ शुरू हुआ है, इंपॉर्टेंट है, बोधगया में, ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों का ये 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम था, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अक्टूबर 2024 के बिहार करंट अफेयर जो मैगजीन में दिया गया है, ठीक है। बिहार में मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य। 8 अगस्त 2024 को बिहार सरकार ने राज्य के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है निकायों का पंजीकरण हो और उनकी अचल संपत्तियों का विवरण बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड BFBRT को दिया जाए। BFBRT राज्य के विधि विभाग के अधीन कार्य करता है। बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 के अनुसार सभी फर्जी मंदिरों, मठों, धर्मशालाओं, ट्रस्टों को BFBRT के साथ पंजीकृत होना चाहिए। BFBRT रिकॉर्ड के अनुसार बिहार में 2512 अपंजीकृत मंदिर और मठ हैं जिनके पास 4321.64 एकड़ भूमि है और 2499 पंजीकृत मंदिर हैं जिनके पास 18,456 एकड़ भूमि है। वैशाली जिले में सबसे अधिक अपंजीकृत मंदिर 438 है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा इस जिले में है अपंजीकृत मंदिर 438 वैशाली जिले में। इसके बाद भभुआ 307, पश्चिम चंपारण 273, भागलपुर 191, बेगूसराय 185, सारण 154, गया 152 और खगड़िया 100 नंबर आता है। राज्य सरकार पंजीकृत मंदिरों, मठों या ट्रस्टों के साथ साथ अपंजीकृत संस्थाओं के स्वामित्व वाली संपत्तियों के अवैध लेनदेन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर। अगस्त 2024 में राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण यानी SEIAA ने विराट रामायण मंदिर की 270 फीट ऊंचाई को अपनी मंजूरी दे दी। मंदिर की ऊंचाई पहले केवल 225 फीट थी, अब कितनी होगी, 270 फीट होगी। विराट रामायण मंदिर का निर्माण राज्य के पूर्वी चंपारण जिले में किया जा रहा है। कहां पर, पूर्वी चंपारण जिले में। मंदिर की लंबाई 1080 फीट, चौड़ाई 540 फीट है। करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी होगा। मंदिर की वास्तुकला कंबोडिया के अंगकोर वाट मंदिर, ठीक है, अंगकोर वाट मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर और मदुरई के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर से प्रेरित है, ठीक है। मंदिर में कुल 2101 स्तंभ है, 853 भूतल है, 572 प्रथम तल है, 540 द्वितीय तल है, 136 जो है शिखर स्तंभ होंगे। मंदिर कुल 4,47,436 वर्ग फीट क्षेत्र में विस्तृत है, जिसमें से मंदिर का निर्मित क्षेत्र 3,82,729 वर्ग फीट होगा। विक्रमशिला कटरिया रेल पुल परियोजना को मंजूरी। 9 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भागलपुर के कहलगांव में गंगा पर प्रस्तावित विक्रमशिला कटरिया रेल पुल परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने जो है मंजूरी दे दी है। 2.44 किलोमीटर लंबे मुख्य ब्रिज के साथ यह रेल परियोजना 26.33 किलोमीटर लंबी होगी। इस पुल के 2030-31 तक 2549 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनकर तैयार होने का अनुमान है। यह आवंटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 24 जुलाई 2024 को पेश किए गए केंद्रीय बजट में बिहार को आवंटित 1132 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है। यह सेतु उत्तरी क्षेत्रों में कोयला परिवहन में तेजी लाएगा और बिहार को झारखंड और पश्चिम बंगाल से जोड़ते हुए उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क बढ़ाएगा। बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस। 19 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी वाटिका पटना में बॉम्बेक्स सीबा वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन और बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस मनाया, ठीक है। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉम्बेक्स सीबा, ठीक है, वृक्ष। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान राजधानी वाटिका में डोरंडा का पौधा भी लगाया। इसका पौधा लगाया, डोरंडा का। 13 अगस्त 2012 को रक्षाबंधन के दिन शुरू किए गए बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस का उद्देश्य पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, वृक्ष संरक्षण को बढ़ावा देना, व्यापक वनीकरण को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि जल जीवन हरियाली सहित विभिन्न योजनाओं के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। अन्य जो है करंट अफेयर देखते हैं पॉइंटर फॉर्म में। हाल ही में बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक पटना द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन ने बिहार के सरकारी वित्त पोषित मदरसों में अतिवादी पाठ्यक्रम और इन स्कूलों में हिंदू बच्चों के नामांकन पर गंभीर चिंता जताई है। बिहार में कोसी मेची लिंक परियोजना का उद्देश्य कोसी और मेची नदियों को आपस में जोड़ना है। यह पहल जल संसाधनों के प्रबंधन और क्षेत्र में सिंचाई की एक बृहद परियोजना का हिस्सा है। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने बिहार के गया में ब्रह्मा योनि पहाड़ी पर औषधीय पौधे की एक श्रृंखला की खोज की है, जिसमें जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे आमतौर पर गुड़मार के रूप में जाना जाता है, एक उल्लेखनीय खोज है, जिसे मधुमेह रोधी जड़ी बूटी के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार के नवादा जिले के वारफलीगंज औद्योगिक क्षेत्र में गौतम अडानी को अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की सहायक कंपनी अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड को 1600 करोड़ रुपए की सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई की आधारशिला रखी, ठीक है। तो कहां पर रखी गई है, जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रखा गया आपका नवादा जिले के वारफलीगंज औद्योगिक क्षेत्र में। 12 अगस्त 2024 को बिहार सरकार ने राज्यव्यापी हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। अभियान के तहत अधिक से अधिक लोगों को अपने घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के उस निर्णय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए लोक नियोजन तथा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के निर्णय को रद्द कर दिया गया था। इसी तरीके से आपके पूरे करंट अफेयर जो है समाप्त हो चुके हैं, ठीक है।
तो जिन लोगों को बजट रिवाइज करना है वो आगे का वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज आप जो है वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि जो बिहार बजट होगा, इकोनॉमिक सर्वे होगा, उसका जो पॉइंटर करंट अफेयर है वो मैं आपको लास्ट में करा दूंगा, जिन लोगों को करना होगा वो कर ले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंटर फॉर्म में बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे को हम लोग जल्दी से समाप्त करते हैं। बिहार बजट 2025-26 का कुल आकार क्या है? 3.16 लाख करोड़। पिछले वर्ष के 2.82 लाख करोड़ से 12% की वृद्धि हुई है। 2025-26 में बिहार के लिए अनुमानित राजस्व प्राप्तियां क्या है? 2.60 लाख करोड़, जिसमें राज्य करों से 1.65 लाख करोड़ और गैर कर राजस्व और अनुदान से 95,000 करोड़ रुपए शामिल है। बिहार का राजकोषीय घाटा क्या है और यह एफआरबीएम दिशा निर्देशों के साथ कैसे संरेखित है? तो राजकोषीय घाटा कितना है? 31,729 करोड़ और यह एफआरबीएम अधिनियम दिशा निर्देशों के अनुसार जीएसडीपी के 3% पर सीमित है। बिहार बजट 2025-26 में बुनियादी ढांचा विकास परियोजना के लिए आवंटन क्या है? सड़कें, हवाई अड्डों और स्वास्थ्य सेवा के लिए 60,443 करोड़ रुपए। बजट के अनुसार बिहार में कितने नए हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे? कुल 15 हवाई अड्डे होंगे। दरभंगा, गया, पूर्णिया में ग्रीनफील्ड परियोजनाओं सहित कुल 15 हवाई अड्डे। बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कितना आवंटन किया गया है? 15,000 करोड़ रुपए। बिहार में ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? नेटवर्क का विस्तार करने और 35,000 किलोमीटर सड़कों के रखरखाव के लिए 17,000 करोड़ रुपए। बिहार में पूर्णिया हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कितना आवंटन है? 850 करोड़। केंद्रीय योजनाओं के तहत बिहार में कितने किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा? 10,000 किलोमीटर से अधिक नए राजमार्ग। 2025-26 के लिए शिक्षा विभाग को कुल कितना धन आवंटित किया गया है? 40,450 करोड़। बिहार में स्कूल के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए कितना धन आवंटन किया गया है? 5,000 करोड़ रुपए। बिहार में एससी एसटी छात्रवृत्ति के लिए प्रस्तावित बजट क्या है? 10 लाख से अधिक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दोगुनी की जाएगी। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितना निर्धारित किया गया है? 50,000 छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए। राज्य में कामकाजी महिलाओं के लिए कितने छात्रावास बनाए जाएंगे और प्रारंभिक आवंटन क्या है? 250 करोड़ के आवंटन के साथ 20 नए छात्रावास बनाए जाएंगे। बिहार में एसटीईएम पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाली लड़कियों के लिए वार्षिक प्रोत्साहन क्या है? 10,000 रुपए सालाना। प्रस्तावित कैंसर अस्पताल कहाँ बनाया जाएगा और इसकी लागत कितनी होगी? बेगूसराय बनाया जाएगा। 700 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 2025-26 के लिए कुल स्वास्थ्य सेवा बजट क्या है? 25,300 करोड़ रुपए, जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 12,000 करोड़ और शहरी अस्पतालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए शामिल है। शहरी क्षेत्रों में कितने नए स्वास्थ्य सेवा केंद्र बनेंगे और इसकी लागत कितनी होगी? 108 केंद्र बनेंगे, जिनमें से प्रत्येक की लागत 2 करोड़ रुपए होगी। बिहार में कुपोषण कार्यक्रमों के लिए कितना आवंटन किया गया है? 38 लाख। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सहायता के लिए 1200 करोड़ रुपए। पुलिस विभाग में कितनी महिला अधिकारियों की भर्ती की जाएगी? 5,000 महिलाएं, उनकी हिस्सेदारी बढ़ाकर 15% की जाएगी। ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए बजट क्या है? रोजगार और आत्मनिर्भरता पहलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 16,093 करोड़ रुपए। बिहार में पीएमएवाईजी योजना के लिए कितने परिवार लाभान्वित होंगे? 38 लाख से अधिक परिवार, 7200 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। कोल्ड स्टोरेज चेन के लिए कितना आवंटन किया गया है? 12 जिलों में 1,500 करोड़ रुपए। रोजगार सृजन योजनाओं के लिए कितना धनराशि आवंटित किया गया है? 7,000 करोड़ रुपए। बिहार में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कितना धनराशि आवंटित किया गया है? 2026 तक 1,000 स्टार्टअप पंजीकृत करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए। कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि आवंटित किया गया है? 10 लाख युवाओं को लक्षित करते हुए 1,500 करोड़ रुपए। मनरेगा के तहत कितने नए व्यक्ति दिवस सृजित किए जाएंगे? लगभग 50 करोड़ व्यक्ति दिवस, 12,500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। पर्यावरण के अनुकूल हरित ऊर्जा परियोजना में कितना निवेश किया जाएगा? 500 करोड़ रुपए। बढ़ी हुई दरों से कितने पेंशन प्राप्तकर्ता लाभान्वित होंगे? 25 लाख व्यक्ति पेंशन में 20% की वृद्धि के साथ। पिछले समुदाय कल्याण योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित किया गया? शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका को संबोधित करते हुए 1200 करोड़ रुपए। मखाना किसानों को कितनी सब्सिडी मिलेगा? 100 करोड़। पटना हवाई अड्डे के विस्तार के लिए कितना धन उपलब्ध कराया गया है? 1200 करोड़। बिहटा हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान कब शुरू होगी? 2027 में 700 करोड़ रुपए के निवेश के साथ। 2026 तक कितने रोजगार का सृजन किया जाएगा? 34 लाख नौकरियां, सरकारी क्षेत्र में 6 लाख और निजी क्षेत्र में 28 लाख। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? 5 लाख। ग्रामीण निवासियों को प्रशिक्षित करने के लिए 200 करोड़। किस बुनियादी ढांचे को आईटी फंडिंग में 1,000 करोड़ रुपए मिलेगा? 10,000 सरकारी कार्यालयों को हाई-फाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना। ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत घरों के लिए लक्ष्य क्या है? गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए उचित घर सुनिश्चित करने के लिए 2,000 करोड़। राज्य में कितने हेक्टेयर सिंचाई प्रणालियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? 2,000 करोड़ के साथ 10 लाख हेक्टेयर को कवर करना है। बिहार में बाढ़ और आपदा प्रबंधन का समर्थन करने हेतु कितना बजट आवंटित है? 1200 करोड़ रुपए। सार्वजनिक निजी भागीदारी पर कितना खर्च किया जाएगा? बुनियादी ढांचे और आर्थिक योजनाओं के लिए 8,000 करोड़ रुपए। नालंदा के विकास के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? 300 करोड़ के वित्त पोषण के साथ एक विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में। कौशल विकास केंद्रों के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? 500 केंद्रों के लिए 1200 करोड़ रुपए। बिहार में 2026 तक कितने नए स्टार्टअप पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया? 2,000 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ 1,000 स्टार्टअप। वास्तविक समय बजट निगरानी प्रणाली का उद्देश्य क्या है? 250 करोड़ के वित्त पोषण के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करना। अब देखते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी मौजूदा कीमतों पर कितना है? 8,54,429 करोड़। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर कितना है? 4,64,540 करोड़। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी की स्थिर कीमतों का विकास दर कितनी है? 9.2%। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी की मौजूदा कीमतों पर विकास दर कितनी है? 14.5%। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर कितनी है? 66,828। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर कितनी है? 36,333। बिहार का सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? पटना। बिहार का सबसे गरीब जिला कौन है? शिवहर। राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना था? 35,660 करोड़। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है? ठीक है, 2025 के लिए अनुमान कितना है? 29,095 करोड़। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की राजस्व बचत कितनी थी? 2833 करोड़। वित्तीय वर्ष 2025 में बिहार की राजस्व बचत का अनुमान कितना है? 1,121 करोड़। वित्तीय वर्ष 2023 में बिहार का कुल व्यय कितना था? 2.52 लाख करोड़। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए कुल व्यय का अनुमान कितना है? 2.79 लाख करोड़। विकास व्यय 2023-24 में कितना था? 1.69 लाख करोड़। विकास व्यय 2025 का अनुमान कितना है? 1.77 लाख करोड़। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र बिहार में चावल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? 21%। बिहार में गेहूं उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? 10.7%। बिहार में पशुपालन और मत्स्य पालन की वृद्धि दर कितनी है? 9.50%। कृषि निवेश संवर्धन नीति के तहत कौन से 7 उत्पाद शामिल हैं? मखाना, फल, सब्जियां, मक्का, औषधीय पौधे, शहद और चाय। औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित निवेश कितना है? 75,293.76 करोड़। बिहार के जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 58.6%। कितना? 58.6%। बिहार के जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है? 21.5%। बिहार के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 19.9%। सूक्ष्म उद्यमों में निवेश में कितनी वृद्धि हुई है? 135%। खनन क्षेत्र में कितनी वृद्धि की गई है? 9%। सड़क और बुनियादी ढांचे बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर सड़क घनत्व कितना है? 3,167 किलोमीटर। 2005 से 2025 तक ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई में कितना वृद्धि हुई है? 835 किलोमीटर से 1.17 लाख किलोमीटर।
2011 से 2024 के बीच परिवहन और संचार क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी है? 5.6%। 2011 से 24 के बीच किन राज्यों ने परिवहन और संचार वृद्धि में बिहार से बेहतर प्रदर्शन किया है? उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। डिजिटल और प्रशासन ऊर्जा, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कौन सी तकनीकें अपनाई गई हैं? सीसीटीएनएस, सीएफएमएस, फाइबर सेल और ई चालान। वित्तीय वर्ष 2023 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी थी? 363 किलोवाट घंटे। जल आपूर्ति, बिजली और गैस कनेक्शन जैसी उपयोगिता सेवाओं में कितनी वृद्धि हुई है? 14.5%। बिजली खपत में शीर्ष 5 जिले कौन से हैं? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा। महिला सशक्तिकरण, बिहार में कितने स्वयं सहायता समूह एफएसजी बनाए गए हैं? 1063.5। एफएसजी को कितना कुल ऋण प्रदान किया गया है? 46.9 हजार करोड़। ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कितनी है? 35.5%। शहरी महिलाओं की श्रम बल भागीदारी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कितनी है? 18%। शिक्षा और स्वास्थ्य, 18 वर्षों में शिक्षा पर व्यय कितना गुना बढ़ा है? 10 गुना। 18 वर्षों में स्वास्थ्य पर व्यय कितना गुना बढ़ा है? 13 गुना। 18 वर्षों में सामाजिक सेवाओं पर व्यय कितना गुना बढ़ा है? 13 गुना। 2016 से 23 के बीच बाल कल्याण बजट की वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? 19.4%। 5 वर्षों में सरकारी माध्यमिक स्कूलों में ड्रॉप आउट दर में कितनी कमी आई है? 62.25%। अब देखते हैं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सी योजनाएं लागू की गई? हरित बजट, जल जीवन हरियाली मिशन। 12 वर्षों में बिहार के वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? 687 वर्ग किलोमीटर। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना है? 56.3%। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए कुल जमा राशि कितनी है? 5.27 लाख करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कुल ऋण वितरण कितना था? 2.97 लाख करोड़। महिला सशक्तिकरण और एफएसजी क्रेडिट पर ध्यान केंद्रित करने वाली योजनाएं कौन सी हैं? स्वयं सहायता समूह और संचयी ऋण कार्यक्रम। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आपका वीडियो जो है ये समाप्त होता है। तो क्रॉनिकल मैगजीन से हमने पूरा जो है जो लेटेस्ट मैगजीन मार्केट के अंदर है वहां से लेकर हमने अक्टूबर 2024 तक के पूरे कंटेंट जो है समाप्त कर लिए हैं। जो लोग जो है वीडियो को देखते हुए अंतिम यानी लास्ट मिनट तक मौजूद रहे हैं तो प्लीज कमेंट करें आई हैव डन इट, आई हैव कंप्लीटेड। ठीक है, और बाकी लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। टेलीग्राम से जुड़े रहिए, बहुत फायदा आपको होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।